हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा और आज हम पढ़ने वाले हैं की टर्म्स इन आईआर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो छोटी सी बातें कर लेते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मैम पर वीक कितने लेक्चर होने वाले हैं और सिलेबस कब खत्म होगा। इस वक्त 1 लेक्चर पर वीक आएगा, बट वी आर प्लानिंग टू मूव टू 2 लेक्चर्स पर वीक। फेब के एंड तक द एम इज़ टू फिनिश आईआर का सेशन। दूसरा सवाल कई सारे बच्चों ने पूछा है कि कौन सी बुक हम फॉलो करें। तो मैंने लास्ट सेशन में आपको बता दिया था कि वी आर नॉट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर बुक एंड आई विल नॉट एडवाइज यू टू फॉलो वन बुक, क्योंकि आईआर की कोई एक किताब नहीं है। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा सवाल आया था लास्ट क्लास से कि मैम अगर इंडिया सेक्युलर नहीं होता तो क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ता? एब्सोल्युटली। हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी उसकी हिस्ट्री और आइडियोलॉजी से आती है, और उसकी आइडियोलॉजी उसके कल्चर, रिलीजन और उसकी हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए हैं उस ये नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उससे आती है। इंडिया सेक्युलर है इसलिए इंडिया की जो रिलेशनशिप है दूसरी कंट्रीज़ के साथ में उनके रिलीजन के बेसिस पे नहीं है। कई बार आप देखोगे कई सारी कंट्रीज़ एक दूसरे की दोस्त सिर्फ इसलिए है क्योंकि दे हैव कॉमन रिलीजन, right? We have seen this a lot in Muslim Brotherhood sort of Saudi Arabia, Iran, Iraq, these countries, they are much together because of their religion. तो of course इंडिया अगर सेक्युलर नहीं होता तो इंडिया कई सारे ऐसे देश के साथ दोस्ती नहीं रखता जिनके साथ आज हमारी दोस्ती है। तो it does having being secular and being not secular both have huge impact on a state's foreign policy. So let's move to the session. What is the aim of this session? Key terms of IR. जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ अ सेल, ठीक है, व्हाट इज़ एन ऑर्गन, राइट? या जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो वी लर्न अबाउट स्पीड, मास, टाइम. दीज डेफिनेशंस नीड टू बी क्लियर बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दे इंटरैक्ट, है ना? आप अगर जानना चाहते हो कि भाई एक बॉल अगर जा रही है तो वो रुकेगी तो उसमें फ्रिक्शन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, बॉल का मास क्या है, वेट क्या है, ऑल दीज थिंग्स यू विल ओनली अंडरस्टैंड कि उनका इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है वंस इट्स इस्टेब्लिश कि उन चीज़ों का मतलब क्या है। तो जब हम की टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं आज, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन है, कुछ 10-15 टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन है, हम बात करेंगे उनके एग्जाम्पल के साथ में। और उसका एम सिर्फ इतना है कि आगे जब हम आईआर के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जब हम इंडिया और उसके रिलेशनशिप्स की बात करेंगे उनके नेबर्स के साथ, जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, डिप्लोमेसी की बात करेंगे, तो कई सारे ऐसे शब्द आएंगे जिनका आपको पता होना चाहिए ताकि आप इफेक्टिवली समझ सको कि बात क्या चल रही है। क्योंकि एक्रोनिम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अब हर बार आई विल नॉट से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, आई विल स्टार्ट सेइंग FTA बिकॉज वी विल टॉक अबाउट इट सो मच। सो द आइडिया इज़ कि ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं इनकी मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो आपके दिमाग में, ताकि जब हम आगे पढ़ने जाएँ तो इट विल बी अ स्मूथ सेलिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ IR इटसेल्फ। हम इसमें टर्मिनोलॉजी और एक्सप्रेशंस कुछ पढ़ेंगे कि अच्छा, अब सारे वर्ड्स एकदम सॉलिड नहीं है, मतलब इन द सेंस कि हर कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे टॉपिक है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनटैंजिबल है, मतलब कि जो हो रहा है पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो उनको हम इंटरनेशनल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो हम टर्म्स की बात तो करेंगे ही करेंगे, हम कई सारे एक्सप्रेशंस की भी बात करेंगे जो कि यूज़ किए जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, बट कहीं पे लिखे हुए आपको नहीं मिलेंगे। ओके, सो एम ऑफ दिस लेक्चर इज सिट डाउन एंड लिसन एंड अंडरस्टैंड दीज टर्म्स सो दैट जब आप आईआर पढ़ने जाएं, कोई सी भी बुक, कोई सा भी मटेरियल जो भी आप पढ़ने जाएं, तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले शुरू करते हैं आईआर से। आईआर क्या होता है? आईआर इज़ द वे वर्ल्ड कम्युनिकेट्स। ये दुनिया में जितनी भी स्टेट्स हैं वो आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, वो आईआर है। चाहे फिर वो ट्रेड कर रहे हों, पीस की बात कर रहे हों, कोई अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात कर रहे हों, डील्स कर रहे हों, ट्रीटीज़, अग्रीमेंट्स, लड़ाई कर रहे हों, डिप्लोमेसी कर रहे हों, कुछ भी, जिस भी टाइम दो स्टेट्स या कोई भी अदर स्टेट एक्टर्स के बीच में बात होती है तो उसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं। समटाइम्स दे कॉर्पोरेट, समटाइम्स दे हैव डिसएग्रीमेंट्स दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड, है ना? कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और कई बार अग्रीमेंट्स भी होते हैं, और हम इन सब को एक साथ इन वन अम्ब्रेला इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था।
और उसके बाद हमने एक और चीज़ स्टैब्लिश करी थी कि जो जैसे कि ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गेनिज्म की मेन सेल यूनिट जो होती है वो होता है सेल, वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस की जो यूनिट होती है, बेसिक यूनिट, वो होती है नेशन। ओके, सो नाउ फॉर अस इट इज मैंडेटरी देन टू अंडरस्टैंड कि नेशन क्या होता है। एक नेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज अ सोवर्न स्टेट दैट हैज ऑल फोर ऑफ दीज थिंग्स। चार चीजें, चार ऐसे ऑलमोस्ट लाइक अ लिस्ट है कि ये चारों पे अगर अग्री चारों चीजें हैं तो आप स्टेट हो, अगर एक भी नहीं है तो आप अपने आप को एक नेशन नहीं बोल सकते। तो क्या है वो चार चीजें फॉर समवन टू बी अ नेशन स्टेट? ओके, एक तो सबसे पहले आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए। यू हैव टू हैव अ फिक्स नंबर ऑफ पीपल हु हैव अ कॉमन आइडेंटिटी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ स्टेट बिकॉज वी हैव अ पॉपुलेशन दैट वी कॉल इंडियंस। सेकेंड थिंग, टेरिटरी, एक फिक्स लैंड होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो तिब्बतन आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, पर वेयर इज तिब्बत लैंड, राइट? उसके अलावा गवर्नमेंट, अब हो सकता है लैंड हो, टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो, जैसे सेंट्रली आइलैंड्स है, वहाँ पे लोग रहते हैं और वो उनके पास उनका आइलैंड भी है, पर क्या हम उनको नेशन मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि उनकी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो जिनका बारे में हमें पता हो। श्योर उनके चीफ वीफ होंगे, बट वी डोंट नो इफ दे हैव अ गवर्नमेंट बिकॉज वी डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद देम। तो एक रूलिंग गवर्नमेंट होनी चाहिए जो वहाँ के जो ये लैंड और पॉपुलेशन है इसको संभालती हो, और सोवर्निटी होनी चाहिए। अब सोवर्निटी क्या होती है? सोवर्निटी आती है द वर्ड ओल्ड फ्रेंच वर्ड फ्रॉम सोवर्न विच मीन्स अबव ऑल एंड रेन मीन्स मोनार्क। तो सोवर्निटी जो कॉन्सेप्ट है ना, इट कम्स फ्रॉम सुप्रीम पावर और अथॉरिटी। मतलब कि किसी देश की को सोवर्न होना का ये मतलब होता है कि उस देश के पास अथॉरिटी है कि वो अपने आप को गवर्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वक्त मैं ये डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं क्या पहनूंगी, क्या खाऊंगी, कहाँ रहूंगी और क्या करूंगी, तो मैं सोवर्न नहीं हूं, है ना? मेरे पास मेरी खुद की बॉडी को लेकर अगर अथॉरिटी नहीं है तो मैं सोवर्न नहीं हूं। उसी तरीके से स्टेट्स के पास अगर खुद को रूल करने की अथॉरिटी नहीं है तो वो सोवर्न नहीं है। और खुद को रूल करना मतलब क्या? डिसाइड करना कि वो किस तरीके का देश होगा, उसमें कैसे इलेक्शंस होंगे, उसमें क्या काम किया जाएगा, क्या उसमें लॉज हैं, क्या करना वहाँ गलत माना जाता है, वो अलग अलग हो सकते हैं, पर उनको खुद को डिसाइड करना कि वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं कि उनकी बाउंड्री के अंदर क्या होगा। और सिर्फ ये नहीं कि उनकी बाउंड्री के अंदर क्या होगा, बट दूसरे देशों को भी अग्री करना होगा कि हाँ भाई ये लैंड जो है ये इनका है और ये अपने देश के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो सोवर्निटी ना, एक इंसान, मैं नहीं डिसाइड कर सकती कि मैं जहाँ ये खड़ी हूँ तो ये एक सोवर्न देश है। फॉर मी टू अग्री, मतलब अगर मैं बोल देती हूँ कि ये एक जो वहाँ मैं खड़ी हूँ इस 1 स्क्वायर मीटर में ये मेरा देश है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दूसरे लोग भी अग्री करें कि हाँ ये सोनिया का 1 स्क्वायर मीटर सोवर्न स्टेट है। ठीक है, तो एक स्टेट तभी सोवर्न हो सकती है जब उसकी खुद की पॉपुलेशन हो, खुद का एरिया हो, लैंड हो, और उसके अंदर एक गवर्नमेंट हो और वो खुद गवर्नमेंट के साथ लोग अपने आप को कैसे रूल करना है इसका डिसीजन ले सकें, और दूसरी ऐसी स्टेट्स अपनी तरफ से अग्री करे कि हाँ ये एक सोवर्न स्टेट है, हाँ ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तब जाके एक स्टेट सोवर्न कहलाती है। तो किसी भी जो हमारी ये जो इंटरनेशनल रिलेशन की बेसिक यूनिट है जिसको हम बोल रहे हैं नेशन, ये इन चारों से मिलके होता है। मतलब वो सारी देश जिनमें इनमें से किसी भी एक चीज़ की कमी है वो इंडियन स्टेट पर वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर स्टेट नहीं कहे जाएंगे। आज के वक्त आप कह सकते हो कि चाइना बहुत कोशिश कर रहा है कि ताइवान इंडिपेंडेंट स्टेट ना रहे। तिब्बत एक समय पे था, अब नहीं है। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जब था तो जो ईस्ट पाकिस्तान है वो अब एग्जिस्ट, मतलब वेस्ट पाकिस्तान है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो पाकिस्तान और ये बांग्लादेश हो चुका है। उसी तरीके से पैलेस्तीन, सेम सिचुएशन, दे माइट हैव देयर लैंड बट दे डोंट हैव अ गवर्नमेंट। इफ दे हैव अ गवर्नमेंट दे डेफिनेटली डोंट हैव सोवर्निटी। तो किसी भी देश के लिए ऐसे आपको कई सारे एग्जाम्पल ऑल ओवर द कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल जाएंगे जहाँ पे इन चारों में से अगर कोई एक चीज़ नहीं है तो वो कंट्रीज को स्टेट का दर्जा या नेशन का दर्जा नहीं दिया जाता। लेकिन उसके बाद आपने सुना होगा, मैंने यहाँ पे 3-4 वर्ड यूज़ कर लिए, स्टेट, नेशन, कंट्री, राइट? तो इनके बीच में क्या क्या ये सब एक ही वर्ड है, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है।
ये सब वर्ड अपने अपना एक मीनिंग रखते हैं, पर हम इन्हें इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोलती हूँ कि इंडिया एक कंट्री है, इंडिया एक नेशन है, इंडिया एक स्टेट है, आप तीनों पे अग्री करोगे? हाँ, इंडिया एक स्टेट है, इंडिया एक नेशन है, इंडिया पर इन तीनों, क्योंकि हमारी कंट्री तीनों है, इसलिए हम ज़्यादातर जब बात करते हैं तो इंटरचेंजेबल इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है आप इंडिया को नेशन स्टेट बोलो या कंट्री बोलो, पर इन रियलिटी ये सारे वर्ड अपने अपने एक जगह से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड स्टेट इज अ टेरिटरी विथ इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड पॉपुलेशन। मतलब कि अगर एक टेरिटरी है, एक एरिया है जिसके अंदर इसकी खुद के इंस्टीट्यूशंस है, मतलब गवर्नमेंट है और खुद की पॉपुलेशन है, तो वो स्टेट कहलाई जाएगी। इसलिए आप बोल सकते हो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, क्योंकि उनके पास सोवर्निटी ना हो पर उनके पास एक इंस्टीट्यूशन है, उनके पास पॉपुलेशन है और उनके पास टेरिटरी है। ठीक है, सो दे माइट नॉट बी अ नेशन बट दे आर डेफिनेटली अ स्टेट। तो स्टेट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब उसमें सोवर्न स्टेट क्या होता है? एक स्टेट जिसके पास इंस्टीट्यूशन हो, टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो, साथ में सोवर्निटी भी हो, तो वो एक सोवर्न स्टेट हो जाता है। फिर नेशन जो है ना, नेशन इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल दैट inhabit a specific territory and are connected by history, culture and other commonality। अब नेशन और स्टेट में क्या फर्क है? स्टेट बोल रहा है कि एक फिक्स लैंड हो, वो लैंड किसी भी बेसिस पे हो सकता है। वो लैंड मान लो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आइलैंड है, उसके चारों तरफ पानी है, या वो लैंड इसलिए है क्योंकि उस लैंड और अगले लैंड के बीच में बहुत सारे पहाड़ है। ठीक है, तो वो एक टेरिटरी हो गई। बट जब हम नेशन की बात करते हैं ना, नेशन की बात में ये तीनों चीजें होती है, इंस्टीट्यूशन, पॉपुलेशन और टेरिटरी। लेकिन वहां पे जो पॉपुलेशन है उनके बीच में कुछ कॉमनैलिटी होती है। उनके जो लोग हैं, जो वो पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है, उन लोगों के बीच में कुछ कॉमन कल्चर, हिस्ट्री है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि महाराष्ट्र इज ऑल्सो अ नेशन बिकॉज द पीपल ऑफ महाराष्ट्र are connected through history and culture. Rajasthan can also be called a nation because it is connected through. Are they a state? No, because they don't govern themselves. They're part of India. तो इसीलिए आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहां पे that's where you can understand the difference between state and nation, क्योंकि वहां पे जो पूरा अमेरिका है वो एक सोवर्न स्टेट है, लेकिन उनके वो पूरा एक सोवर्न वो है, लेकिन उनके अंदर जो स्टेट्स है वो इंडिपेंडेंट है, उनकी खुद की आइडेंटिटी है। तो जब हम नेशन बोलते हैं ना, तो नेशन तब आता है जब हो सकता है कि उनकी कोई कॉमन स्टेट ना हो पर उनकी आइडेंटिटी है। मतलब कि हो सकता है कि उनको सोवर्निटी ना हो सकता है कि दूसरे लोग ना, आप बाहर आप किसी अमेरिकन से बोलोगे तो वो ही विल नॉट और शी विल नॉट अग्री टू अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। बट वो फिर भी नेशन कहलाया जा सकता है। अब नेशन स्टेट वो होता है जिसमें दोनों चीजें हों, मतलब कि उसके पास सारे नेशन के भी फीचर्स हो और स्टेट के भी फीचर्स हो। ठीक है, स्टेट के फीचर्स मतलब क्या? उसकी एक टेरिटरी हो, उसके एक क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस हो, उसमें पॉपुलेशन हो, साथ ही साथ एक कल्चरल एग्जिस्टेंस भी हो। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो इंडिया का ही। इंडिया में हम किस तरीके से जुड़े हुए हैं? इट्स थ्रू आवर स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये कॉमन हमारा कल्चर है, ये कॉमन हिस्ट्री है हमारी, उससे हम जुड़े हुए हैं, इसलिए इंडिया इज अ नेशन स्टेट, राइट। उसके बाद द वर्ड कंट्री जो है ना, कंट्री बहुत लूज टर्म है इन द सेंस कि वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्री कहा जा सकता है। आपने देखा होगा कई बार जो ये बाहर वो बनती है ना, जब सिटी के बाहर कॉलोनीज बनती है नई नई, तो कई बार ना ऑरेंज कंट्री, डिलाइट कंट्री, इस तरीके के नाम आपने सुने होंगे। तो कंट्री जो है ना वो बहुत लूज टर्म है। कंट्री का सिंपल मीनिंग होता है, हम तो इसे एज अ स्टेट यूज करते हैं, बट उसका लेस पॉलिटिकल मीनिंग होता है दैट रिवर्स टू अ कल्चरल एरिया। ठीक है, जो शब्द है ना कंट्री का इस्तेमाल हुआ करता था टू डिनोट अ लैंड फार अवे दैट हैज अ कॉमन कल्चर, उसे कंट्री कहा जाता था। ये पॉलिटिकल टर्म नहीं है, ये एक जनरल टर्म थी और इसको हम पॉलिटिकली आज यूज करते हैं। आज हम इन सब को कंट्री बोलते हैं। एक स्टेट भी कंट्री है, एक सोवर्न स्टेट भी कंट्री है, एक नेशन भी कंट्री है, नेशन स्टेट भी कंट्री है। तो अब हमने व्हाई डिड वी डेल्व इनटू दिस, हमने क्यों समझा इन चारों को इंडिपेंडेंटली? क्योंकि अब अगर यूपीएससी एग्जाम में आपको
पूछा जाता है और उसमें से वहां पे द वर्ड कंट्री यूज किया गया है या फिर नेशन स्टेट यूज किया गया है या फिर सोवर्न स्टेट यूज किया गया है, तो इसका मतलब है कि वो आपको इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि उसमें एक चीज की कोई वॉट दे आर सेइंग, कि वो अगर वो सोवर्न स्टेट बोल रहे हैं मतलब कि वो सोवर्न पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कल्चरल आइडेंटिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। पर अगर वो नेशन बोल रहे हैं तो या फिर वो कंट्री बोल रहे हैं तो वो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी पे भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन टर्म्स का हम आम भाषा में भले इसे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, पर पॉलिटिकल भाषा में इन सब का अपना एक मतलब होता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस मतलब को समझें। तो नेशन स्टेट जो हमने बोला कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक यूनिट है हमारी बेसिक, वो क्या होती है, उसकी गवर्नमेंट होती है, डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं, उसकी सोवर्निटी होती है। ये जो है प्राइमरी एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल स्टेट पे। मतलब क्या कि ये मेन जो जितना भी चीजें होती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जितने भी नीचे चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, ट्रीटीज हो, समिट्स हो, जो भी कुछ होता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो सब करता कौन है, नेशन स्टेट, वो उनके प्राइमरी एक्टर्स हैं। ठीक है, तो उसके अलावा दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, है ना, क्योंकि वो एक साथ मिलते हैं तभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनती है। एक साथ जब लड़ते हैं तो ही, या साथ में मिलकर काम करते हैं तो ही उसे हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कुछ होता है। अगर वो काम करना बंद कर दे, अगर स्टेट्स एक दूसरे से बात करना बंद कर दे, तो देन देयर विल बी नो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अब नेशंस इंटरैक्ट क्यों करते हैं? चलो हमने ये बोल दिया कि भाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो भी एग्जिस्ट करता है, जो भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, वो आज इसलिए है क्योंकि नेशन स्टेट्स आपस में बात करते हैं। पर नेशन स्टेट आपस में बात क्यों करते हैं? क्या जरूरत है? अपना अपना काम करो, अपना अपना देश चलाओ, क्या ही जरूरत है तुमको? क्यों लग रहे हो चाइना के मुंह? सवाल आ सकता है ना कि अमेरिका को क्या मतलब चाइना में क्या हो रहा है? तुम दूसरे कॉन्टिनेंट पे हो, अपना कॉन्टिनेंट ध्यान दो, तुम्हारे खुद के प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त अमेरिका में, विद इन चाइना, विद इन अमेरिका, विद इन इंडिया, दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी पॉलिटिकल कल्चरल इशूज दैट आर हैपनिंग। देयर इज क्राइम, देयर इज इन्वायरमेंटल इशूज, राइट, देयर आर पॉलिटिकल इशूज। तो व्हाई नॉट फोकस इनवर्ड? व्हाई डू इवन स्टेट टॉक टू ईच अदर? वेल, इट्स बिकॉज नेशन स्टेट्स आर नॉट what we call as natural identities। ठीक है, नेचुरल आइडेंटिटीज मतलब क्या कि वो भगवान ने नहीं बनाए नेशन स्टेट, इंसान ने बनाए हैं। ठीक है, तो इंसान का काम थोड़ा फॉल्टी होता है, नेचर का काम बहुत अच्छा होता है। नेशन, अब किसी भी इंसान को जीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। हमने लास्ट क्लास में भी ये पढ़ा था कि नेशंस कैन नॉट फंक्शन ऑन देयर ओन, खुद से काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें दूसरों से मतलब है, क्योंकि उन्हें नेचुरल आइडेंटिटीज नहीं है, मैन मेड आइडेंटिटीज है, इसलिए उसको रिसोर्सेज चाहिए। और नेचर इस तरीके से काम करता है कि सारे रिसोर्सेज एक जगह नहीं होते, सारे रिसोर्सेज पूरी धरती पर बिखरे हुए होते हैं। कहीं तेल बहुत ज़्यादा है तो कहीं पानी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं आयरन बहुत ज़्यादा है, तो कहीं डायमंड बहुत ज़्यादा है, कहीं ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। नेचर ऐसा ही होता है, पर हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो इस नेचर पे बेस्ड नहीं है ना। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है, इसलिए देशों को एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि हर देश के पास सब कुछ नहीं है। अगर हर देश के पास सब कुछ होता तो उन्हें एक दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं होती। अब ये जो चीजें उन्हें चाहिए, जो ये जिसके कारण ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो चीजें उन्हें चाहिए, इन्हें नेशनल इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत इसको इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझने के लिए ना, बिल्कुल वैसे जैसे इंसान काम करते हैं ना, वैसे ही काम करता है। आपको अगर अपने घर में सब मिल जाए, पैसा, पानी, रोटी, खाना, लाइट, सब कुछ मिल जाए जो आपको चाहिए, इंटरनेट, कंप्यूटर, तो आप घर से बाहर क्यों निकलोगे? मैं तो ना निकलूं, राइट। आपको अगर सब कुछ मिल रहा है, आपको एक्सरसाइज करनी है वो भी मिल रही है, आपको पानी भी मिल रहा है, आपको साफ हवा भी मिल रही है, आपके घर वाले भी सब वही है, आप क्यों ही निकलोगे? पर आप घर से बाहर क्यों निकलते हो? बिकॉज यू नीड मोर देन जस्ट दैट, राइट। जो चाहिए उसको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, खाना चाहिए तो सब्जी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, राइट। तो उसी तरीके से जैसे कि नेशंस को भी अपनी जीने के लिए बाहर लोगों से या दूसरे नेशन से बात करनी पड़ती है, उनको सामान बेचना पड़ता है, उनसे सामान खरीदना पड़ता है, उनसे रिश्ते बनाने पड़ते हैं। तो उन रिश्तों को, उन चीज़ों को जो एक नेशन को चाहिए अपने आप को चलाने के लिए, उसे नेशनल इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक तो होता है सोवर्निटी। मैंने आपको क्या बताया कि
मैं इस 1 स्क्वायर मीटर को अपना नेशन नहीं बोल सकती अगर जब तक दूसरे लोग अग्री ना करें कि हाँ ये सोनियाज नेशन है। तो ये दूसरे लोग अग्री क्यों करेंगे? ये तभी अग्री करेंगे जब मैं पलट के उनको अग्री करूंगी हाँ ये तुम्हारा देश है, ये मेरा देश है। तो सोवर्निटी के लिए जरूरी है कि एक दूसरे को हाँ अग्री करें, हाँ तुम देश हो, हाँ मैं देश हूं, ठीक है, तो तुम भी देश हो मैं भी देश हूं, ठीक है, तुम भी देश हो मैं भी देश हूं, ऐसे अग्री करना पड़ता है एक दूसरे को। तो सोवर्निटी को मानने के लिए, सोवर्निटी को एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि स्टेट्स एक दूसरे को एड्रेस करें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को एक्नॉलेज करें कि हाँ भाई तुम एग्जिस्ट करते हो, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ये लाइन है, ये लाइन के उस पार तुम्हारा लैंड है, ये लाइन के इस पार मेरा लैंड है। तो सोवर्निटी इज वन ऑफ द थिंग। अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए देशों को एक दूसरे से बात करनी पड़ती है। एजुकेशन एंड हेल्थ, देखो मान लो कि अमेरिका के डॉक्टर ने कुछ इजाद किया, ठीक है, कुछ नई दवाई लाई, कैंसर की दवाई, ठीक है, दवाई खाओ कैंसर खत्म। अब एक देश मान लो जैसे कि सीशेल आइलैंड्स, छोटा सा देश है, छोटी सी पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी लोगों को कैंसर होता है। अब वहाँ पर लेकिन बहुत कम है ना ये सब चीज़ें, मतलब लोग कम है, पैसे कम है, तो वो शायद ये सब चीज़ें ईजाद नहीं कर पाए। तो इसका क्या मतलब है कि अमेरिका ने ईजाद किया है तो सिर्फ अमेरिका वालों के लिए ही हो गया वो, कि वो सीशेल आइलैंड में किसी को कैंसर हो तो उसको दवाई ना मिले। दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? वी आर ऑल ह्यूमन्स एट द एंड ऑफ द डे। तो कई बार जो हमने नई चीज़ें सीखी है एजुकेशन में या हेल्थ में, जो भी इंप्रूवमेंट्स, या जैसे अभी कोविड की वैक्सीन निकली है तो कैसे सारे देशों ने अपने आप फटाफट एक दूसरे को भेजना चालू कर दिया। तो हेल्थ और एजुकेशन एक और चीज़ होती है जिसके लिए हम इंसान एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना। उसके अलावा ग्रोइंग इकोनॉमी, अब हम सबको, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि अगर हम घर में बैठे रहे और हमें सब मिल जाए तो फिर हम घर से बाहर क्यों निकलेंगे? घर से बाहर हमें निकलना पड़ता है क्योंकि जो हमें चाहिए वो पैसे से मिलता है और पैसे के लिए हमें बाहर जाके काम करना पड़ता है। तो वैसे ही एक कंट्री को चलाने के लिए इकोनॉमी चाहिए होती है और इकोनॉमी को बढ़ाना होता है क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। अब इकोनॉमी को बढ़ाओगे कैसे? बाहर जाओगे, देशों से मिलोगे, उनको नई नई चीज़ें बना के बेचोगे, तभी तो आपके पास पैसे आएंगे। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होता है उसमें। टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन, एक जना मिलकर या एक देश के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है कि वो सब कुछ एक साथ जाकर, मे भी अमेरिका इतना बड़ा है तो वो कर सकता है, लेकिन अमेरिका में भी तो कितने सारे इंडियन साइंटिस्ट रहते हैं, राइट? हर देश का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, अपनी अपनी लर्निंग होती है हर चीज़ में। तो टेक्नोलॉजी क्रिएशन में भी ज़रूरी है कि सारे देश के, पूरे वर्ल्ड के जितने देश हैं उन सब के सबसे स्मार्टेस्ट लोग मिल जाएं एक साथ एक जगह पर, तो वो मिल के कमा लेंगे ना, कुछ बना लेंगे अच्छा। तो टेक्नोलॉजी के लिए भी, नई टेक्नोलॉजी के लिए भी ज़रूरी है। अब हम स्पेस तक कैसे पहुँचे? अकेले अकेले तो नहीं पहुँच पाते थे। स्पुतनिक में रशिया पहुँच गया था, लेकिन आज हम उस पॉइंट तक पहुँच जाएं कि अगर कोई एस्ट्रॉइड धरती की तरफ आ रहा है तो उसे हम मार सकें। इतने तक पहुंचने के लिए तो ज़रूरी है कि सारे देश एक साथ मिले एक देश के अंदर, और एक देश अपना पैसा इसमें क्यों लगाएगा जब उससे सभी बचने वाले हैं? तो इसलिए टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन के लिए भी ज़रूरी है सेल्फ रिलायंस, ठीक है, ताकि आप अपने अंदर, अपने देश के अंदर ही सब कुछ चलता रहे। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप मतलब बाहर के देशों, मतलब एक बोलते हैं ना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब आप अगर अपने घर में रह रहे हो तो उसकी दीवारें ही नहीं तो वो आपका घर कैसा? तो वो दीवारों को बनाना पड़ेगा। तो सेल्फ रिलायंस यहाँ पे ये वो कहने की कोशिश कर रहा है कि ताकि आप इंडिपेंडेंट रह सको, खुद से अपने आप की वो कर सको, उसके लिए जो आपको ज़रूरी है वो सब भी आपको बाहर के देशों से ही मिलता है। उसके लिए आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है दूसरों से। एंड इनइक्वालिटी रिडक्शन, एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, है ना, हम सब इंसान हैं। और एम, एक लार्जर एम आप जो बोल सकते हो, जो इन देशों से बड़ा है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि हम इंसान की जो ये कायनात है ये बनी रहे। तो अगर उसमें हम ही आपस में लड़ते रहेंगे तो कैसे बनेगी? तो फॉर दैट, फॉर ह्यूमंस टू एग्जिस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट कि इनइक्वालिटी ना हो। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन। नेशनल इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल रिलेशंस रिफर्स टू कंट्रीज परस्यूट ऑफ पॉलिसी, कि कौन सी पॉलिसीज बेस्ट है कंट्री के लिए, सच दैट जो वो ऐसे एक्शंस ले जो कि उनकी वेलबींग, उनकी सिक्योरिटी और उनकी प्रॉस्पेरिटी को प्रायोरिटाइज कर सके। वो ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे भी उनका भला हो रहा हो, वो एक्शन लेना, वो पॉलिसीज बनाना, ये ही उनके नेशनल इंटरेस्ट में आता है, ठीक है। ये उनका नेशनल इंटरेस्ट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट शेप्स अ नेशंस फॉरेन पॉलिसी। हमने अभी बोला कि जैसे इन एक देश की नेशनल फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो इस बेस पे होती है कि वो उसकी आइडियोलॉजी का है क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। पर ये सब हो गया पास्ट,
है ना। फ्यूचर के पॉइंट, अब जस्ट बिकॉज पास्ट में ऐसा था इसका ये मतलब नहीं कि फ्यूचर में भी वो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चले, हमें समय के साथ बदलना होता है। तो हाँ, इन्फ्लुएंस होता है हमारे पास्ट का हमारी फॉरेन पॉलिसी पे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी का जो एम होता है ना, उसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल आता है, जो जिस तरफ उसकी नाक होती है, वो होता है नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कोई देश हो सकता है कि सेक्युलर हो, पर अगर उसके सेक्युलर होने से उसके एग्जिस्टेंस पे प्रेशर पड़ रहा है तो इट कैन फॉरगो सेक्युलरिज्म, है ना। मतलब कि और उल्टा भी हो सकता है जैसे अब इंडिया है, इंडिया कभी भी किसी दूसरी कंट्रीज की क्या बोलते हैं, किसी और देश की लैंड को कभी ग्रैब नहीं करता, या इंडिया की पॉलिसी है कि वी डोंट स्टार्ट द फाइट न्यूक्लियर टर्म्स में। बट अगर हमारे एग्जिस्टेंस पे बात आ जाती है तो फिर वाई वुड वी नॉट डू इट, राइट। तो बेसिकली ऑल दीज वैल्यूज क्रिएट द ढांचा, हमारी जो वैल्यू है वो हमारा फॉरेन पॉलिसी का ढांचा बनाता है, पर उसका मेन जो काम है, मेन एसेंस जो है वो नेशनल इंटरेस्ट से आता है कि हमारी वैल्यूज चाहे कुछ भी हो, बट एट द एंड हम वही करेंगे जिससे कि हमारा देश में वेलबींग आए, उसकी सिक्योरिटी रहे और उसकी प्रॉस्पेरिटी रहे। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट स्टैटिक, और ये एक बात है कि नेशनल इंटरेस्ट कभी भी स्टैटिक नहीं होता, बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 50 साल पहले इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट था सेल्फ रिलायंस, कि भाई हमें अपने देश को कैसे तो भी बचाना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक तो छोड़ के चले गए इतना खराब, और बाकी सारी दुनिया बस देख रही है कि कैसे कब गिरेगा ये कंट्री, क्योंकि इट वाज सेड एज अ फेल्ड नेशन टू बिगिन विद। तो तब हमारी प्रायोरिटी अलग थी, तब हमारा नेशनल इंटरेस्ट था कि कैसे हम अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बना सके, कैसे हम अपनी कंट्री को मेंटेन कर सके। लेकिन आज इंडिया हैज़ बिकम पावरफुल इनफ कि अब उसका नेशनल इंटरेस्ट बन गया कि कैसे हम यूएनएससी में मेन सीट पा लें, कैसे हम मतलब पावरफुल बन जाए इतने कि लोग हमारी सुने। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को में अब ये लाइन लग गए कि कैसे हम द मोस्ट पावरफुल कंट्री बन जाए, नॉट इवन रीजनल पावर, द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। तो ये चेंज जो है ये बताता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो स्टैटिक नहीं होते, ऐसे नहीं होते कि हमेशा बस सेम रहते हैं, वो समय के साथ बदलते रहते हैं, और उस पर डिपेंड करता है कि आपके, क्योंकि अब जैसे हो सकता है जापान देख लो, एक टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री था, बहुत इकोनॉमिकली अदरवाइज, बट और कई लोग उसकी मिसाल देते थे कि भाई जापान जो है कल्चरली इतना अपने आप को कल्चर इतना उन्होंने संभाल के रखा है, बिल्कुल नॉट लाइक इंडिया और एशियन कंट्रीज जहाँ पे बोलते हैं ना हम सब बिक चुके हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, मतलब दिल शरीर तो हिंदुस्तानी है पर दिमाग अभी भी इंग्लिश है। कई बार ऐसा बोला जाता है फॉर अस कि दैट आर कल्चर इज़ पोल्यूटेड, हमारी आजकल की जो हिंदी हम बोलते हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, प्योर हिंदी नहीं है, लोगों को अपने रिलीजन संस्कार की कोई वैल्यू नहीं है, कई बार ऐसा बोला जाता है। पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टे में जापान को बोला जाता था कि उन्होंने अपना कल्चर बड़ा संभाल के रखा है। देख लो आज क्या हो रहा है, क्या करेंगे वो कल्चर का जब इकोनॉमी नहीं चलेगी। द सेम वेरी कल्चर जो उन्होंने अपने आप को बचा के रखा था पूरी दुनिया से कि इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, उसी कल्चर के कारण आज जापान पीछे छूटता जा रहा है, एंड इंडिया इज़ अबाउट टू ओवरटेक दैट जापानीज इकोनॉमी, सिंपली बिकॉज उन्होंने अपने कंट्री को इतना क्लोज ऑफ कर दिया कि टेक्नोलॉजी भी नहीं आ पाई और कल्चर भी नहीं आ पाया। तो हर बार चेंज बुरा नहीं होता है, ठीक है। द फैक्ट कि इंडिया वॉज एबल टू अब्जॉर्ब सो मेनी कल्चर्स also made it, बोलते हैं ना, made it more susceptible to the changing environment, क्योंकि हम बहुत easily अपने दूसरे कल्चर को absorb करते जाते थे, तो हम ज़्यादा पावरफुल हो गए नए समय की नई चुनौतियों को सामना करने के लिए, ठीक है। दिस इज़ वेयर जापान इज़ नॉट एबल टू। तो इसीलिए जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट होते हैं ना वो समय के साथ में बदलते रहते हैं। इनलाइटेंड ये वर्ड यूजुअली यूज़ होता है उस पीरियड के लिए जब वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे इनलाइटनमेंट बोलते हैं। तो इनलाइटेंड नेशनल इंटरेस्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट है कि आज तक पिछले 100 सालों से लेकर अभी तक हर देश सिर्फ अपने हित में काम करता था। मतलब कि अगर वो जो काम इंडिया करता था उसका सिर्फ एक मेन होता था कि उससे इंडिया सेफ हो सके, ठीक है। और अगर मेरे ऐसे काम करने से जिससे मैं सेफ हो रही हूँ, अगर किसी दूसरे देश का नुकसान हो रहा है तो वो मेरा
उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ईच वन ऑन योर ओन, ठीक है। सब सब कृपया कर अपनी अपनी धरती का खुद ही ध्यान रखें, हमें कोई मतलब नहीं है। पर अब ना ये इनलाइटेंड नेशनल इंटरेस्ट जो है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है कि अब देश ना जो डिसीजंस ले रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं ले, वो सिर्फ इस बेसिस पे नहीं ले रहे कि हमें उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, बट वो इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि इससे दूसरों को क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि नया एक विचार आया है कि मे बी जब हम इतने सेल्फिश जो कंट्रीज है उसके कारण झगड़े बहुत हो रहे हैं, नुकसान बहुत हो रहा है, तो शायद अगर हम एक दूसरे का सोचते हुए आगे बढ़े तो शायद हम लंबा जीवन बिता सकते हैं इस धरती पर। तो उसे इनलाइटेंड नेशनल इंटरेस्ट कहा जाता है कि जब जब एम सिर्फ खुद का देश बचाना नहीं, पूरी धरती बचाना हो। जब आपको ये रियलाइज हो कि हाँ, एक देश का काम अपनी देश के अंदर रहने वाली पॉपुलेशन को सेव करना है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे देश में जो पॉपुलेशन है वो इंसान नहीं है। जब वो कॉन्सेप्ट आने लग जाए आपके नेशनल इंटरेस्ट में, तो उसे इनलाइटेंड नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं। अनार्की, सो द वर्ड अनार्की सिंपली मीन्स कि देयर इज नो आर्किटेक्चर। कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन को चलने के लिए एक बेस चाहिए होता है, राइट। कि जैसे फॉर एग्जांपल एज ले लो, आपके घर में रूल्स जो बनते हैं वो इस बेसिस पे बनते हैं कि कौन बड़ा है, पापा बड़े हैं, मम्मी बड़ी है, तो वो आपके ऊपर रूल्स चला सकते हैं। उनसे बड़े उनके दादा दादी, तो वो जो बोलेंगे वो चलेगा, राइट। तो घर की अनार्की क्या होती है, एज से होती है। किस किस जगह पे अनार्की जेंडर के हिसाब से होती है कि पापा और दादा जो बोलेंगे वो होगा, मम्मी और दादी जो बोलेगी उससे नहीं होगा। कुछ घर मेटेरियल नहीं होते, उल्टा चलता है उनके, मम्मी दादी जो बोल दे वो माना जाता है। कुछ घर में पैसा बोलता है कि जो कमाता है वो उसकी चलेगी। तो वैसे कुछ तो स्ट्रक्चर होता है ना कि जो कोई एक इंपॉर्टेंट पर्सन है वो जो बोलेगा वो होगा। बच्चों की बात तो कोई नहीं मानता, क्यों? क्योंकि समझा जाता है कि बच्चे वो होते हैं थोड़े से, उनमें अक्ल नहीं होती है या उन्होंने अभी जीवन कैसे जीना ये नहीं पता होता है, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसके हिसाब से घर चलता है। तो वैसे ही हर सिचुएशन में क्या होगा उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कौन क्या करेगा, कौन कंट्रीब्यूट करेगा, किसकी बात मानी जाएगी, इसको लेकर एक स्ट्रक्चर होता है। अनार्की बेसिकली बोलते हैं, अनार्की इज द कॉन्सेप्ट कि जब सब लोग इक्वल हो और ऐसा कोई स्ट्रक्चर ना हो जिससे कि डिसाइड किया जा सके कि ये इंसान जो बोलेगा हम वो करेंगे, ठीक है, उसे अनार्की कहा जाता है। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ना एक अनार्की एग्जिस्ट करती है, मतलब कि सारे देश बराबर माने जाते हैं, कोई भी एक देश बड़ा नहीं है। इवन दो ये अनार्की थोड़ी सी स्क्यूड है क्योंकि सारे देश बराबर भी नहीं है। अब अमेरिका और मालदीव्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों काफ़ी अलग देश हैं, एक दूसरे से बहुत पावरफुल है। अगर अमेरिका चाहे तो कल मालदीव्स को इस पृथ्वी के फेस से हटा सकता है, ठीक है, पर चाइना को नहीं हटा सकता, राइट। तो इन तीनों कंट्रीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। बट फिर भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो कि पूरी पृथ्वी को अफेक्ट करता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स, मालदीव और चाइना के बिना ये डिसीजन नहीं ले सकता। तो अनार्की जो है ना इंटरनेशनल, ये एक सिचुएशन है बिकॉज देयर इज नो सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी, ठीक है। कोई एक ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो गवर्न करती हो, जो डिसाइड करती हो कि क्या होगा और कैसे होगा। कोई ऐसा पावर नहीं है जो ओवरसी कर रहा हो एक्शन। मतलब कि जैसे हमने कहा कि देश जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ट्रीटी अग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो अगर मैंने ट्रीटी करी किसी देश के साथ, मान लो मैं इंडिया हूँ, मैंने ट्रीटी करी स्वीडन के साथ में कि आप मुझे, मैं आपको गेहूँ दूंगा, आप मुझे हथियार दे दो। मान लो मैंने गेहूँ पहुँचा दिया, सीजन आ गया, वहाँ से हथियार आए ही नहीं, तो ऐसे कोई पुलिस एग्जिस्ट नहीं करती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो जाके स्वीडन को डंडा लगाएगी कि भेजा क्यों नहीं अभी तक हथियार। ऐसा आप देखो कि कई बार एक्चुअली हुआ भी है। नॉर्थ कोरिया ने कई सारे कंपनीज को ऑर्डर दिए थे और ऑर्डर रिसीव के लिए पैसे नहीं दिए, और कोई है नहीं बोलने वाला कि चाइना बिग ब्रदर बैठा है, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली द आइडिया इज कि एक गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसकी सब सुने और जिससे सब अग्री करते हो, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज नोन एज अनार्की, ठीक है। अब इंटरनेशनल गवर्नेंस, हमने बात कर ली कि भाई अनार्की है ना, पर हमने ये भी देखा है कि अनार्की होने के बावजूद भी कंट्रीज कई बार ऐसी चीजें करती है या नहीं करती है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर अब इस वक्त इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में वॉर चल रही है और हम सबको पता है कि यूएस और इजराइल के बीच में किस तरीके का रिश्ता है, तो यूएस चाहे तो आज इजराइल को मदद कर सकती है और पैलेस्टीन नाम की कोई चीज ना बचे, पर क्यों नहीं कर रही है?
अब चाइना के आगे ताइवान तो बहुत छोटा है ना, चाइना चाहे तो कल ऐसे उठा ले, क्यों नहीं। और सेम गोज फॉर इंडिया, इंडिया श्रीलंका बड़ा थोड़ी ना है, नेपाल बड़ा थोड़ी ना है। सेम गोज फॉर चाइना एंड नेपाल, चाइना कैन ओवरटेक नेपाल very easily, but there's something stopping them from doing this, right? There are so many big countries and so many small countries and somehow still all the countries are existing. तो कोई ना कोई तो काम कर रहा है, तो उसे हम इंटरनेशनल गवर्नेंस बोलते हैं कि हमने, क्योंकि देयर इज एनार्की, तो देशों ने ही आपस में मिलकर डिसीजंस लिए हैं कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जिसके थ्रू वो एक गवर्नेंस कर सके। देयर इज अ रीजन वाई वी आर नॉट ऑल फाइटिंग, एंड जब भी कोई दो कंट्रीज के बीच में कोई अग्रीमेंट होता है तो उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो उस स्ट्रक्चर को हम इंटरनेशनल गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। वो रिफर करता है द वे इन विच ग्लोबल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आर मैनेज एंड रेगुलेटेड, जिस तरीके से, और क्या है ये स्ट्रक्चर, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसमें सारे देश मिलकर काम करते हैं, ठीक है। सारे देश अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं और ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं जिससे, मतलब कि बोल सकते हो कि जैसे मान लो कोई एक देश है, वो कुछ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया से अगर वो पास में नहीं है, मान लो वो कहीं अफ्रीकन नेशन है, इंडिया को क्या मतलब है उससे? इंडिया वाई विल इंडिया स्टॉप डीलिंग विथ एनी ऑफ देम, राइट। बट जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आता है ना, उसमें क्या होता है, सारी कंट्रीज मिलके एक साथ काम करती है, और कहीं पे भी अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो सारी कंट्रीज मिलकर उसको फोर्स कर सकती है टू गेट ऑन द राइट पाथ। तो उस तरीके के सिस्टम को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं, जिसमें सारी कंट्रीज एक साथ होती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कोऑपरेटिव्स, मतलब कि अपनी अपनी मर्जी से सब लोग घुसे, इसका मतलब कि कोई फोर्स नहीं कर रहा है, सारी कंट्रीज एक साथ आके आई हैं इस प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने के लिए। मल्टीपल कंट्री एड्रेस कॉमन चैलेंजेस, ऐसी बातों के बारे में बात करने जो कॉमन चैलेंजेस हैं उन सब के लिए। मेंटेन पीस, है ना, फॉस्टरिंग इकोनॉमी, कोऑपरेशन, एड्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज, हंगर, क्लाइमेट चेंज, ऐसे इश्यूज जो सिर्फ किसी एक देश को नहीं बट पूरे वर्ल्ड को परेशान कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस साथ में आए। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ही एक हिस्सा होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। बेसिकली क्या होता है ना, आपने स्विमिंग पूल देखा होगा कि उसमें एक लाइफ गार्ड बैठा रहता है जिसका काम क्या होता है, देखना कि कोई डूब रहा है तो उसको बचा ले, राइट। तो वैसे ही कुछ होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बैंक होती है, पूरे वर्ल्ड की बैंक। मतलब कि जैसे अगर हमें आज कुछ दिक्कत होती है तो हम क्या करेंगे, किसी बैंक से जाके लोन ले लेंगे, राइट। हमें अगर घर लेना है, पैसे कमी पड़ रही है, अगर इंडियन गवर्नमेंट को इंटरनली कुछ काम करने में दिक्कत हो रही है तो वो क्या करेगी, आरबीआई के पास जाएगी। पर अगर पूरे देश के पास ही पैसा नहीं हो तो वो कहाँ जाएगा? तो उनके हेल्प करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि एक ग्लोबल बैंक की तरह काम करते हैं देशों के लिए। और ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करना? क्योंकि हमने देखा है कि भाई इकोनॉमी आपस में बहुत जुड़ी हुई है, बहुत इंटरडिपेंडेंट है, स्पेशली ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है। पिछले 2 डिकेड्स में हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमीज कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि अमेरिका में हाउसिंग क्राइसिस होता है, इंडिया की नौकरियां चली जाती है। ग्रीस में कुछ होता है, पूरा यूरोप में बारिश हो जाती है। तो इतनी हम इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम यही होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक कंट्री में कुछ गड़बड़ हो जाए और उसके कारण पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो जाए। तो ये काम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होता है। ये क्या करते हैं, जो भी कंट्रीज जिनको चैलेंज आ रहा है, जैसे अभी फिलहाल पाकिस्तान बीच में कुछ 3-4 महीने पहले हुआ था कि पाकिस्तान हैड रीच दैट पॉइंट वेयर ऑफ नो रिकवरी एंड इट हैड, और आईएमएफ ने भी लोन देना बंद कर दिया था क्योंकि वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे। एंड फाइनली इतना जद्दोजहद के बाद, 6 महीने बातचीत करने के बाद फाइनली आईएमएफ ने लोन अप्रूव किया था। तो क्योंकि अगर आईएमएफ लोन अप्रूव नहीं करता तो पाकिस्तान एज अ नेशन ही गिर जाता। तो ये जो है, फॉर एग्जाम्पल आईएमएफ एक्सटेंडेड लोन टू इंडिया। जब 1991 में हमारे पास इंडिया को इशू आया था पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तब वी वेंट टू आईएमएफ इन 1991 एंड टुक अ लोन, राइट। तो आईएमएफ इंस्टीट्यूशन इज लाइक
लास्ट रिजॉर्ट फॉर कंट्रीज, कि अगर आपके पास कुछ ऐसा हो गया है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो तो आप आखिरी में फिर IMF के पास जाते हो। द टर्म फाइनेंशियल डॉक्टर्स फॉर कंट्री, मतलब कि जैसे ऑलमोस्ट देश, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब बहुत हालत खराब हो जाती है, वैसे देश जाते हैं IMF, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बाद में। उसके बाद होते हैं सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इसको समझाने का बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे आप एक इंसान हो, आपके कई सारे सर्कल होंगे, राइट। एक फैमिली का सर्कल है जिसमें आप एग्जिस्ट करते हो, एक आपके स्कूल के दोस्त हैं, फिर एक कॉलेज के दोस्त हैं, फिर एक जिम के दोस्त हैं, फिर आपके वर्क के दोस्त हैं, राइट। फिर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मतलब कॉलोनी में साथ में रहते हैं तो उनका ग्रुप बन गया, बचपन में खेलते थे, राइट। कुछ ऐसे दोस्त हैं जैसे कुछ आर्मी वाले लोगों के कई बार हर शहर में एक एक दोस्त होते हैं क्योंकि वो घूमते रहते हैं, राइट। तो सुप्रा नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, ये स्पेशल एक क्लब की तरह काम करती हैं। ये कंट्रीज का क्लब होता है। कंट्रीज जिनके सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट हो या फिर सिमिलर कुछ न कुछ उनमें कॉमन एक गोल होता है, वो मिलकर जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उन्हें सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। अनलाइक रेगुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन द मेंबर कंट्रीज गिव अप अ बिट ऑफ देयर ओन पावर टू मेक डिसीजंस टुगेदर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीज अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है और पैसे देती है कि ये पैसे लो, इससे चलाओ अपने ऑर्गेनाइजेशन, और हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं और जो भी डिसीजन होगा आपस में मिलके आप कर लो। हम माने तो माने, नहीं माने तो हम मना कर देंगे, ठीक है। पर सुप्रा नेशनल में क्या होता है, कंट्रीज को अपने अपने थोड़े थोड़े पावर्स देने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे ऑन अ नेशनल लेवल अगर हम बात करें तो हमारी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम अपने कुछ राइट्स उन्हें देते हैं, राइट, कि हम चोरी नहीं करेंगे, मर्डर नहीं करेंगे, हम लॉज मानेंगे, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, कुछ हम चीज़ें करते हैं और उसके बदले, और हम अपना पैसा देते हैं टैक्स, राइट, गवर्नमेंट को। उसके बदले गवर्नमेंट हमें क्या बोलती है कि हम आपको बाकी सारे देशों से बचाएंगे, हम आपको रोड बना के देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, राइट। तो वैसे ही तो ये एक्सचेंज हुआ ना, हमने कुछ अपना पावर दे दिए कि हम आप जैसे आज इंडिया में यू कैन बाय अ गन, है ना, तो एज अ सिटीजन, एज अ फ्री सिटीजन आई शुड बी एबल टू, राइट। मेरे पास अगर पैसा है तो मुझे ले लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। पर मैंने वो राइट दे दिया कि हाँ ठीक है, मुझे गन नहीं चाहिए, आप रखो गन, मेरी सिक्योरिटी होनी चाहिए बस। तो मैंने अपना एक पावर दे दिया कि मैं खुद नहीं रखूंगी, पर आप अपनी उसके बदले में टैक्स दे रही हो, राइट। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इज लाइक कि मैं हूं, कुछ अगर डिसीजन होता है मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूंगी, नहीं तो ठीक है। बट सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक कि मुझे अपने कुछ हक देने होंगे ताकि मुझे उससे कुछ प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो उसे हम दैट्स द मेन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर जो EU बनाया है, अब जैसे यूरोपियन ना छोटी छोटी कंट्रीज है, ठीक है, तो और वहां पे ऑलमोस्ट सेम चीजें बिकती है, लाइक चीज, वाइन, सो ब्रेड, सो ऑन। तो अब क्या होता है कि अगर इंडिया को या किसी कंट्री को कुछ इंपोर्ट करना है तो वो इटली के पास जाएगा, इटली बोलेगा मैं आपको इतने पैसे में दूंगा, सबकी अपनी अपनी करेंसीज है। फिर वो बोलेगा नहीं मुझे ज़्यादा लग रहा है, फ्रांस के पास जाएगा। तो अब क्या होगा, छोटी छोटी कंट्रीज है, छोटी छोटी इकोनॉमीज है, अगर वो आपस में ही लड़ने लगेंगे तो फायदा किसका होगा? उनका तो आपस में नुकसान ही होगा, जो खरीदना है उसका फायदा होगा। तो सारी यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, एक गुट बना लिया, यूरोपियन यूनियन। अब उसके कारण ये हुआ कि उनको प्रॉफिट क्या मिला कि अब कोई भी कंट्री अब आपस में उनको इंगेज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जो रेट में चीजें इटली से खरीदी जाएगी वही फ्रांस से, वही ब्रिटेन से खरीदी जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसमें फ्रांस और इटली और ब्रिटेन का क्या नुकसान है कि वो खुद से किसी और कंट्री के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं कर सकते, उन सबको एक कॉमन यूरो यूज करना पड़ता है, राइट। सो कुछ हिस्सा, कुछ सिक्योरिटी उन्होंने दे दी, पर उसके बदले उन्हें कुछ प्रॉफिट भी मिला। सो उसे हम सुप्रा नेशनल जो बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। अब सुपर पावर्स, हम जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा ये वर्ड कई बार आएगा, सुपर पावर, चाइनीज सुपर पावर, रीजनल सुपर पावर एंड सो ऑन। सुपर पावर इज बेसिकली एक देश जिसके पास कोइंसिडेंटली ओवर द, या तो नेचुरली या फिर थ्रू आउट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आ चुके हैं और वो इतना पावरफुल बन चुका है कि वो डांट दे तो बाकी देश कपकपा जाते हैं, तो वो है सुपर पावर। एक समय था जब US सुपर पावर था,
यूरोप में बहुत सारे सुपर पावर्स थे, फिर राइज हुआ यूएसएसआर का, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, फिर यूएसएसआर बिखर गया एंड अमेरिका बिकेम द सुपर पावर। फिर उसके बाद अब चाइना और इंडिया उठ रहे हैं इस तरफ से, और कई सारे दूसरे पावर्स भी उठ रहे हैं। सो सुपर पावर इज नथिंग बट बेसिकली द आइडिया दैट ऐसी कंट्री जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो बोथ इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली। पहले के टाइम में क्या होता था, जिसके पास ज्यादा बड़ी बंदूक या ज्यादा लंबी तलवार वो पावरफुल, बट अब इट्स बोथ मिलिट्री एंड इकोनॉमिकली। मतलब कि अब जिसके पास लंबी तलवार और ज्यादा पैसा वो सबसे पावरफुल कंट्री है। तो जिस कंट्री के पास भी सबसे ज्यादा पावर और मिलिट्री पावर और पैसा होगा वो बन जाती है सुपर पावर। अब सुपर पावर जो होते हैं ना कंट्रीज, उनकी जो एबिलिटी होती है उसे हेजीमनी कहा जाता है। ठीक है, हेजीमनी माने एबिलिटी टू कंट्रोल। अगर मेरे पास पावर है और मैं उस पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं सब लोगों को मेरी तरफ करने में, तो वो हेजीमनी कहलाती है। ठीक है, इट्स द यूज ऑफ द पावर आई हैव, है ना। तो इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हेजीमनी डिनोट द प्रेमिनेंस ऑफ लीडरशिप ऑफ सिंगल स्टेट। मतलब कि अगर अमेरिका को पता है कि भाई मेरे पास सबसे ज्यादा हथियार हैं, मिलिट्री है सबसे बढ़िया मेरे पास, और मेरे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, तो मैं एज अ डी फैक्टो लीडर बन जाऊंगा वर्ल्ड का। ये यूएस की हेजीमनी कह ली जाएगी। ठीक है, सो हेजीमनी सिंपली जब आपको पता है कि आपके पास पावर है, मतलब आपके पास एबिलिटी है, तो आप उसका इस्तेमाल करके जब पूरे देश को पूरे वर्ल्ड को एक अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हो, मतलब कि जहां मेरा नेशनल इंटरेस्ट है वहां मोड़ दिया पूरी दुनिया को, उसे हेजीमनी कहा जाता है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट जो थी वो पोस्ट कोल्ड वॉर में, कोल्ड वॉर क्या था, कोल्ड वॉर वॉज जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, तो उसके बाद दो पावर निकले थे, यूएस और रशिया, यूएसएसआर, रशिया तो अभी है। और बेसिकली बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 वो जितना खतरनाक था या जितना उसमें नुकसान हुआ, जितनी उसमें मौतें हुई, और उसके कारण यूरोप जो पूरा तहस नहस हो गया, उसके बाद एक तरीके से अग्रीमेंट हो गया कि देखो सामने सामने नहीं लड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम दोनों बहुत पावरफुल हैं और हम लड़ जाएंगे तो पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी, तो हम सामने सामने नहीं लड़ेंगे। बट एक कोल्ड वॉर सी हो गई कि एकदम डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहे हैं, पर अपने अपने चेस की तरह लड़ाई कर रहे हैं, और उसमें जो गोटियां हैं वो दूसरी कंट्रीज है। ठीक है, कि मैं रशिया गया अफगानिस्तान में, तो अब यहाँ से अमेरिका ने अपनी चल दी। क्यूबा में यूएसएसआर ने अपना जमाया, तो वहां से अमेरिका ने भी अपना न्यूक्लियर वेपन भेजा। तो लाइक फाइटिंग बट नॉट फुल फ्लेजेड। ठीक है, तो कोल्ड वॉर के ऑब्वियसली हमने हिस्ट्री पढ़ी है कि कोल्ड वॉर के एंड में जब खत्म हुआ तो यूएस का हेजिमोनिक पावर आया and Western capitalism won and US became the superpower after Cold War ended. ठीक है, कल्चरल हेजिमनी जो है अगेन कम्स फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ इटालियन मार्क्सिस्ट फिलोसफर ग्रामशी, कि जब इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताऊं जो आम लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फैशन समझ रहे हो, फैशन कैसे होता है कि पहले के ज़माने में, जैसे आज हमारी शादीज देख लो, हम जो शादी में कपड़े पहनते हैं वो एक टाइम पे रॉयल्टी पहना करती थी ऐसे कपड़े डेली में, राइट, वो हम शादी में पहनते हैं। या फिर आप फैशन को देखोगे तो फैशन हमेशा जो अपर क्लास होती है, जो रिच क्लास होती है, वो एक तरीके का फैशन फॉलो करती है और फिर वो धीरे धीरे कैस्केड होता जाता है, नीचे आता जाता है, राइट। आप ये सेम चीज़ नाम वगैरह में भी देख सकते हो कि अपर क्लास बहुत डिस्टिंक्टिव नाम देते हैं और वो कुछ सालों बाद वो नाम फिर मिडिल क्लास लोअर क्लास में आने लग जाते हैं। कई सारी चीज़ें आपने देखी होगी जो कल्चरली फ्लो करती है। तो कल्चरल हेजिमनी कुछ नहीं है, बस ये है कि जिस देश के पास सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो समहाउ पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को ये सिखा देता है कि मैं जो कर रहा हूं वो बेस्ट है। ठीक है, हम सबको पता है कि फास्ट फूड खराब होता है, लेकिन फिर भी मैकडॉनल्ड्स सब जगह। दैट्स कल्चरल हेजिमनी ऑफ यूएस। ठीक है, मतलब कि इतना पावर होना कि मैं बताऊंगा सही गलत क्या है, और जो मैं बताऊंगा वही, मैं बोलूं दिन तो दिन, मैं बोलूं रात तो रात, उसे कल्चरल हेजिमोनी कहा जाता है। वहां मतलब ऐसा होता है कि कंट्रीज को बिना सोचे समझे ही लगने लगता है कि हाँ, अगर अमेरिका कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा होगा टाइप से, उसे हम एक तरीके से कल्चरल हेजिमोनी बोल सकते हैं। उनके कल्चर को आगे मतलब ज्यादा
वो किया जाता है। आज भी देख लो कल्चरल हेजिमोनी आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि द राइज ऑफ फेयर स्किन इन इंडिया, राइट? इंडियंस हैव बीन ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन, बट हमारे यहाँ आज भी गोरेपन को बहुत निहारा जाता है। क्यों? कल्चरल हेजिमोनी ऑफ ब्रिटेन, राइट, जो कॉलोनियल टाइम से आती जा रही है। तो इट्स जस्ट कि क्योंकि उनके पास है और वो पावरफुल है और हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो वो जो है वो सही है, उनका कल्चर सबसे बढ़िया और हमारा कुछ नहीं, वो कल्चरल हेजिमोनी होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रीजनल पावर। अब देखो, हमने देखा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेरिका पावरफुल है, लेकिन ना प्रॉब्लम यह है कि रीजन्स, कॉन्टिनेंट्स हैं जो हमारे, उसमें कुछ कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हर कॉन्टिनेंट्स के अपने स्पेसिफिक इशू हैं, ठीक है? जैसे अमेरिका का स्पेसिफिक इशू है दोनों कॉन्टिनेंट का मिला के, इंडिया एशिया का अपना खुद का इश्यूज है, राइट? सेंट्रल एशिया का अपना एक इशू है, अफ्रीका का अपना एक इशू है। अब कई बार ना इन इश्यूज में दूसरी कंट्रीज इतना हाथ नहीं लगाती है बिकॉज उनका कोई मतलब नहीं है। तो रीजनल पावर्स इज बेसिकली उस दिए हुए रीजन में जो सबसे पावरफुल कंट्री है, जिसका इन्फ्लुएंस चलता है, जिसका राज चलता है, वो रीजनल इन्फ्लुएंस होता है। जैसे पूरे देश में अमेरिका या यूएसएसआर का या रशिया चाइना का चलता था, वैसे ही जैसे आप बोल सकते हो कि अब साउथ ईस्ट एशिया में चाइना और इंडिया के जो है वो रीजनल पावर्स की तरह आ रहे हैं, राइट? अगर आप अमेरिकाज में जाओ तो साउथ अमेरिका में ब्राजील है, नॉर्थ अमेरिका में ऑब्वियसली अमेरिका है। क्वेश्चन, नेम 2 more countries in नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। कि कई बार लोगों को लगता है कि वो पूरा कॉन्टिनेंट ही अमेरिका है, विच इज ट्रू, मतलब बट लाइक यूएस सिर्फ एक कंट्री है। नेक्स्ट, मूविंग टू, सो रीजनल पावर्स बेसिकली ये होते हैं जो अपनी अपनी नेबरहुड के लीडर होते हैं ना, उन्हें हम रीजनल पावर्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। हमने क्या बोला था, एक स्टेट क्या होती है? स्टेट के पास में 4 चीजें होनी चाहिए, 1 2 3 4, लैंड, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्निंग बॉडी एंड सोवर्निटी, ठीक है? बट व्हाट हैपेंस इफ देयर एग्जिस्ट अ बॉडी जिसके पास इन चारों में से 3 हो, चौथा ना हो, तो फिर वो कहां जाते हैं? ऐसी एंटिटीज को नॉन स्टेट एक्टर्स बोला जाता है। बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? ये वो ग्रुप्स होते हैं जिनके पास मान लो लैंड, पॉपुलेशन और गवर्निंग बॉडी तो है पर सोवर्निटी नहीं है, ठीक है? उसका एग्जाम्पल क्या होगा? पैलेस्तीन, तिब्बत, राइट? अब मान लो पॉपुलेशन है, गवर्निंग बॉडी है, सोवर्निटी है पर लैंड नहीं है, तो ये हो जाएंगी एमएनसीज, ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर कंपनीज, उनका कोई पर्टिकुलर लैंड, एक ऐसा लैंड नहीं हो सकता जो इंडिपेंडेंटली सिर्फ उनका हो, ठीक है? उनके जो लैंड होते हैं वो किसी कंट्री को बिलोंग करते हैं, लाइक उनके मेन ऑफिसेज वगैरह होते हैं। अब ऐसी कंट्री जिसके पास ऐसी एंटिटी जिसके पास मान लो कि अच्छा, अनदर एग्जांपल, जिसके पास लैंड है, पॉपुलेशन है, गवर्निंग बॉडी है पर सोवर्निटी नहीं है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, माना कि नेगेटिव है, खराब चीजें हैं पर एग्जिस्ट तो करती है, सोमालियन पायरेट्स, ठीक है? उनके पास हो सकता है लैंड ना हो लेकिन दे हैव डेफिनेटली हैव अ कंट्री वेयर दे स्टे, दे डेफिनेटली हैव रिकॉग्निशन इन दैट वे, दे डेफिनेटली हैव पॉपुलेशन एंड गवर्निंग बॉडी, दे माइट नॉट हैव सोवर्निटी। उसके अलावा अब मान लो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास गवर्निंग बॉडी है, ये तीनों हैं और वो अच्छे काम करती है, तो वो हो जाएंगी फॉर एग्जाम्पल एनजीओज, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक जैसे यहाँ दिया है बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। क्या है ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोवन है, हम सब अग्री करते हैं फाउंडेशन एग्जिस्ट करती है, राइट? बट दे डोंट रियली हैव दैट काइंड ऑफ पॉपुलेशन, दे डोंट वर्क ओवर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन की वो इन लोगों पे काम करते हैं, वो कई सारी कंट्रीज में काम करते हैं, कई सारी कंट्रीज के उनके एम्प्लॉय होते हैं या फिर वो लोग होते हैं जिनसे वो कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली एनी एक्टर जिसके पास ये चारों एग्जिस्ट ना करते हो वो नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पीस, एमनेस्ट्री, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, सेव द चिल्ड्रन, इंटरनेशनल companies, MNCs like Google and Amazon, Al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba, these are maybe they are all of these, even if they are positive or negative, are non-state actors, and non-state actors play a lot of important role in how international politics works, है ना?
भले ही वो स्टेट नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनका इन्फ्लुएंस नहीं है। और अगर उनका इन्फ्लुएंस है तो अगर उनका इन्फ्लुएंस है और वो देशों के साथ में ट्रीटीज़ और कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही हैं साइन, तो इसीलिए वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंगेज कर रही है, इसलिए हम उसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट मानते हैं और उन्हें एक ग्रुप में डाल देते हैं विच वी कॉल एज नॉन स्टेट एक्टर्स। उसके बाद ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स, जैसे दो इंसानों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, कि भाई जैसे मेरे और पीडब्ल्यू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं पढ़ाऊंगी, वो मुझे सैलरी देंगे, या फिर मेरे और शॉपकीपर के बीच में है कि मैं उन्हें पैसे दूंगी, वो मुझे खाना देंगे, राइट। सो दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स, मैं पैसे दूंगी, वो इंसान मुझे घर देगा, दैट एक्सचेंज हैपन्स। सो दैट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वैसा ही अगर जब स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स, किनके बीच में, स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच में अगर कोई भी अग्रीमेंट होता है तो उन्हें ट्रीटीज और मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे अग्रीमेंट्स और ट्रीटी कहा जाता है। अब उसमें एक चीज है कि डिफरेंस क्या है, ट्रीटी और अग्रीमेंट्स में डिफरेंस क्या है। जैसे हमने देखा होगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी, राइट। तो ट्रीटी की जब हम बात करते हैं तो इट्स रिलेटेड टू वन टॉपिक, ठीक है, बट व्हेन देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, जैसे ट्रेड और डिफेंस अलायंस, उसे हम अग्रीमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ट्रीटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिंगुलर थिंग, अग्रीमेंट मीन्स एन अम्ब्रेला टर्म, ठीक है। डिफेंस अग्रीमेंट मतलब कि कई सारी चीजें आ जाती है उसमें, मे बी एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री नॉलेज, इंटेलिजेंस, मे बी एक्सचेंज ऑफ maybe training between two militaries, maybe it can be an agreement कि अगर इसने हम पे बम फोड़ा तो तुम हमारा साथ दोगे, that's all of these things come under that। but जब हम ट्रीटी की बात करते हैं तो वो एक चीज के ऊपर ट्रीटी होती है कि पीस ट्रीटी हो गई, कि हमारे यहाँ पे काफी टाइम से लड़ाई चल रही थी, फिर हमने पीस ट्रीटी साइन कर ली कि भाई अब इस बात पे झगड़ा नहीं होगा, दैट्स अ पीस ट्रीटी। ट्रीटी एक चीज पे होती है, अग्रीमेंट बहुत सारी चीजों पे होता है। अब हो गया इंटरनेशनल लॉ। जैसे हमने देखा कि भाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अनार्की है, ये तो हमें पता ही है, और हमने ये भी देखा कि देश अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, पर फिर हमने देखा कि देश आपस में मिलकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, है ना। तो इंटरनेशनल लॉ आर बेसिकली एक फिक्स्ड सॉर्ट ऑफ रूल्स जो सारे देशों ने मान लिए हैं और वो उन्हें फॉलो करते हैं, और अगर वो उन्हें नहीं फॉलो करते हैं तो पूरी कम्युनिटी मिलकर उनको धुतकारती है, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हो जैसे इंडिया है, इंडिया में जो लॉ बना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, राइट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर भाई फलानी चीज करना सही नहीं है तो वो लॉ है, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, पुलिस आ जाएगी, है ना, और हमारे पे केस हो जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, जजमेंट मिलेगा, राइट। तो बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म थोड़ा डिफरेंटली काम करता है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देर इज नो पुलिस, देर इज अ जस्टिस सिस्टम, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, देर इज इन गवर्निंग बॉडी ऑल्सो, पर पुलिस नहीं है। तो पुलिसिंग का काम जो होता है ना वो ज्यादातर कंट्रीज मिल के करती है, और उसमें भी फिर ना जैसे उसमें भी कई बार माने ना माने इस पे डिपेंडेंसी नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल हम सब ने मिलकर नॉर्थ कोरिया को शन कर दिया है, बट चाइना अभी भी नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली किम जोंग नून विजिटेड चाइना, तो इवन दो वी हैव ऑल कलेक्टिवली शन नॉर्थ कोरिया, फिर भी उनके बीच में रिलेशनशिप्स है ना। तो इंटरनेशनल लॉज आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, और बट हाँ कॉन्सेप्ट सेम ही है। बात यही है कि सारी कंट्रीज ने मिलकर अग्री किया है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बस ये डिफरेंस है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब कंट्रीज जाती है तो वो अपना सुना देती है कि हाँ ये इंसान गलत है, ये इंसान सही है, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए कोई नहीं होता। तो इट्स अ वीकर वर्जन ऑफ लॉज यू कैन से। नेक्स्ट अलायंस। अलायंस क्या होता है? अलायंस इज बेसिकली जब शादी होती है तो बोलते हैं ना मैट्रिमोनियल अलायंस। इट्स अलायंस इज बेसिकली जब दो पार्टीज एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि दोनों का उसमें फायदा होता है, उसे अलायंस कहा जाता है। तो अलायंस इज व्हाट? इट्स अ फॉर्मल अग्रीमेंट ऑफ रिलेशनशिप, है ना। मतलब क्या है अलायंस? मतलब कि लीगली इन लॉ, जैसे शादी भी लीगल होती है ना, है तो द रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ और हस्बैंड वाइफ और वाइफ इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन देयर पर्सनल मैटर्स, राइट। बट लीगली उसको गवर्नमेंट बाइंड करती है,
तो वैसे ही एक फॉर्मल लॉ होता है बट बेस्ड ऑन दो कंट्रीज के रिलेशनशिप के ऊपर, कि ये दोनों कंट्रीज जो है इनकी बहुत जमती है और ये साथ में काम करना चाहते हैं, इससे दोनों का फायदा है, तो दोनों अग्रीमेंट कर लेते हैं, उसे अलायंस बोला जाता है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए। अब इकोनॉमिक अलायंस है कि सारी कंट्रीज मिलके काम करी, तो उसको जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया। पॉलिटिकल अलायंस है G7 G20 जो भी जिसकी इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली थी इस साल 2023 में। डिफेंस अलायंस नेटो, वॉर्सो पैक्ट। रीजनल अलायंस एशियन, सार्क। तो ये सब क्या है, ये अलायंसेज हैं, ये सब कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू ऑल वर्क टुगेदर फॉर अ सिंगल गोल, है ना। तो इंटरनेशनल अलायंसेज आर फ्लेक्सिबल, जैसे कि रिश्ते फ्लेक्सिबल होते हैं, अलायंसेज भी फ्लेक्सिबल होती है, वो इवॉल्व होती रहती है सिचुएशन के साथ साथ। जैसे वॉर्सो का एक समय पे बहुत वैल्यू था, अब नहीं है, पर रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद में फिनलैंड एंड ज्वाइनिंग नेटो बिकेम सच अ ह्यूज इशू, तो देन इट केम इनटू इंपॉर्टेंस। जितना तो इंपॉर्टेंस ना समय के साथ में फ्लक्चुएट होता रहता है। द स्ट्रेंथ एंड लॉन्जिविटी ऑफ एन अलायंस हिंजेस ऑन द एलिमेंट्स लाइक ट्रस्ट, म्यूचुअल लव एंड एडवांटेजेस इन एफिशिएंट कम्युनिकेशन। मतलब क्या वो कह रहे हैं कि एक अलायंस कितनी चलेगी वो डिपेंड करता है कि कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट कितना है, रिस्पेक्ट कितनी है, दोनों को एडवांटेज कितना हो रहा है, कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है मेंबर्स की, कि उनके राइट्स क्या है और ड्यूटीज क्या है, रोल्स क्या है। उसके अलावा इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एन अलायंस कैन समटाइम जनरेट स्ट्रेन और डिस्प्यूट। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में भी ट्रेड अलायंसेज है, ऐसी बात नहीं है, पर इसका ये मतलब थोड़ा ना कि उनके झगड़े खत्म हो जाए। या फॉर एग्जाम्पल जस्ट बिकॉज EU एग्जिस्ट करता है, इसका ये मतलब नहीं कि आपस में कंट्रीज के बीच में झगड़े नहीं होते। अभी ब्रिटेन ने क्यों मारा था EU पे एग्जिट, तो डजंट मीन, कई बार अलायंसेस जो होती है वो स्ट्रेन भी लाती है कंट्रीज के बीच में, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप सबका एक गोल हो, जैसे जनरल रिलेशनशिप। इसलिए मैंने कहा इंटरनेशनल लॉ को समझना है ना, वो नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपली बाय अंडरस्टैंडिंग कि इंसान कैसे बिहेव करते हैं। तो मान लो जैसे एक दो जब शादी होती है तो दो परिवार मिलते हैं, तो उनके बीच में कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ों को लेकर फ्यूचर में डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो कई बार किसी एक पार्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसी तरीके से इंटरनेशनल अलायंसेस भी कुछ ऐसी होती है कि ऑल्दो चल सकती है लंबी, उनके बीच में कॉमनैलिटीज होती है, पर दे कैन बी स्ट्रेन्ड इन केस देयर आर इश्यूज लाइक दिस। अब दोनों के बीच में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और अलायंसेस में फर्क क्या है, प्रीटी मच सेम बात कर रहे हैं हम, है ना। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या ही होती है, जब जो आसपास में रहता है वो सारे मिलके एक क्लब बना लेते हैं, गुट, उसे तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और अलायंसेस भी वैसी ही होती है जिनको सब सेम आपस में एट द एंड ऑफ द डे काम किससे ही मिलता है, अपने पड़ोसी से ही तो काम होता है। पर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एक तो ये है कि अलायंसेस जो होती है ना वो यूजुअली सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर होती है, ठीक है। अलायंसेस ज्यादातर जिसकी हम बात करते हैं यूजुअली ये एक तरीके से पॉलिटिकल मोटिव है कि अगर आपको डर है किसी एक कंट्री से, तो आप एक बड़ी कंट्री की अलायंस बन जाओ सिक्योरिटी, तो वो आपको हेल्प करेगी। जैसे व्हाई डिड फिनलैंड जॉइन नेटो, द सेम रीजंस। सर्व एज अ ब्रॉडर रेंज। अब जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ना वो कई सारी चीज़ों पे काम करती है, वो इकोनॉमिक इश्यूज पे भी बात करती है, एकेडमिक इश्यूज पे भी बात करती है, पॉलिटिक्स, कल्चरल, रीजनल, बहुत सारे इश्यूज पे बात करती है। पर अलायंसेज जो होती है ना वो मेनली मिलिट्री और सिक्योरिटी को लेकर बात करती है। अब ये जो होती है ना, स्कोप जो होता है ना उसका स्पेसिफिक सिक्योरिटी कंसर्न होता है। जैसे अब क्वाड हो गया, क्वाड इज ऑल्सो एन अलायंस, राइट, बट नन ऑफ दीज कंट्रीज एग्जिस्ट एक साथ, राइट, दोनों चारों तरफ है ना कंट्रीज। तो बट अलायंसेस इज ऑल अबाउट कि उससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो कंट्री साथ में है या नहीं है, हो सकता है वो दूर भी हों पर उनके मतलब कंसर्न सेम हो सकते हैं। पर ये जो होती है ना रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए ज़रूरी है कि सारी कंट्रीज एक ही रीजन में एग्जिस्ट करती हो। मेंबरशिप कंप्राइजेज ऑफ, अब एक हो सकता है कि जैसे यूक्रेन है, इट्स राइट नेक्स्ट टू रशिया, बट इट कैन स्टिल ज्वाइन एन अलायंस विद US अगर उसको रशिया से खतरा हो रहा है तो, ठीक है। तो आसपास होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का आसपास होना जरूरी है। सेंट्रलाइज होती है, मिलिट्री फोकस्ड होती है। अलायंसेज में यूजुअली मिलिट्री इन्वॉल्व होती है, पर यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर इकोनॉमिक है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलती है, अगर पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं, तो ब्रॉडर होता है। सिमिलरली डिसीजन मेकिंग जो होती है वो डिफेंस और सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर होती है। यहाँ पे बहुत सारे स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है। ग्लोबल रीच,
generally limited to a specific geographical region. Some regions are extended influence beyond them. मतलब कि जो alliances होती है ना, वो किसी पर्टिकुलर खतरे के अगेंस्ट होती है, तो वो खतरा किसी एक डायरेक्शन में आ रहा है. मतलब फॉर एग्जांपल अलायंस हो सकती है से कोई भी रैंडम कंट्री ले लो ईस्ट एशिया की, इंडोनेशिया और यूएस के बीच में हो सकती है, पर द फोकस इज यूजुअली बेस्ड ऑन कि चाइना से खतरा है, राइट. बट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका इन्फ्लुएंस चारों डायरेक्शन में होता है कि एशिया, अगर एशिया की सारी कंट्रीज मिल रही है तो बहुत पावरफुल कंट्रीज है, तो वो सब तरफ अपना इन्फ्लुएंस कर सकती है. तो दीज आर मेन डिफरेंसेस बिटवीन एन अलायंस एंड अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. अब डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी इज एज सिंपली एज बात करें कि जब हमें दूसरी कंट्रीज से, हर कंट्रीज का नेशनल इंटरेस्ट है कि अपने आप को सेव करना है, पैसे कमाने, राइट. पर अगर सब कंट्रीज अपने पैसे कमाने के लिए जो मर्जी हो वो करने लगेगी तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे. डिप्लोमेसी इज बेसिकली एक तरीका का रिश्ता इस्टेब्लिश करते हैं, रिश्ता बनाते हैं कंट्रीज एक दूसरे से ताकि झगड़े कम हो सके, उसे डिप्लोमेसी कहा जाता है. ठीक है. रिफर्स टू अ पार्टिसिपेट कंडक्टिंग नेगोशिएशन, कि भाई अगर मुझे भी कुछ चाहिए, आपको भी कुछ चाहिए, और हम दोनों को जो चाहिए वो अपोज हो रहा है, तो आओ निगोशिएट करो, है ना, कि हम दोनों मिलकर कैसे एक साथ काम कर सकते हैं. कम्युनिकेट करो, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हुए लोग मिलते हैं, उसे हम डिप्लोमेसी बोलते हैं. डिप्लोमेसी इज बेसिकली ऑल अबाउट कि कैसे बिना लड़ाई झगड़ा करे मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाए, उसे डिप्लोमेसी कहते हैं. एक देश के लिए, ताकि उसको कॉन्फ्लिक्ट ना करना पड़े, क्योंकि देखो अगर किसी देश के साथ झगड़ा करोगे तो अपना ही नुकसान होने वाला है, अपने ही सोल्जर्स मरेंगे. तो इसलिए हर कंट्री के हित में है कि वो दूसरी कंट्री से डील करते टाइम ऐसे बात करे कि लड़ाई झगड़ा भी ना हो और जो चाहिए वो मिल जाए, उसे हम डिप्लोमेसी बोलते हैं. कई तरीके की डिप्लोमेसी में क्या क्या होता है, एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, इसलिए डिप्लोमैट्स होते हैं जिसकी तैयारी आप कर रहे हो IFS बनने की. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन होता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे से बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव. पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई है, कहीं डिसएग्रीमेंट हुआ है, तो सीधे एक दूसरे को घूसा मारने से अच्छा कि पहले अपनी रिप्रेजेंटेटिव देके मैसेज भेज दो कि भाई तुमने जो किया है हमें अच्छा नहीं लगा. तो हो सकता है कंट्री एक्चुअली बस अपने मतलब से कर रही थी, उनको आपका बुरा नहीं करना था, और हो गया तो पीसफुल बात कर सकते हो. ट्रीटीज और जो अग्रीमेंट जो हमने बोला है, जो साइन होते हैं, अलायंसेस जो बनती है कंट्रीज के बीच में, तो क्या हमेशा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थोड़ा ना जाके मिलते हैं? ट्रीटीज कहीं साइन करनी होती तो वो थोड़ा ना बैठ के अग्रीमेंट बना रहे हैं, वो तो बस आखिरी में साइन करते हैं ना. किस बेसिस पे बन रहे हैं, उसके लिए रिसर्च, उसकी निटिग्रिटीज, ये सब तो डिप्लोमेसी के थ्रू ही साइन होता है ना. प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन अब्रॉड, अब आजकल तो लोग कहीं पूरी दुनिया घूमने लग गए, पहले की तरह थोड़ा ना है कि सारे लोग इंडिया में ही रहते थे. अब तो इंडियंस आर ऑल ओवर, तो दूसरे देश में आपके लोग रहते हैं, आपके सिटीजन रहते हैं, और एज अ गवर्नमेंट आपकी जिम्मेदारी सारे सिटीजन पे बनती, चाहे फिर वो आपके बॉर्डर के अंदर हो या बाहर. ठीक है. तो उनको सेव करने के लिए उस देश के साथ में आपके रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है. तो देयर कम्स डिप्लोमेसी. उसके अलावा सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है. सॉफ्ट पावर इज बेसिकली साम दाम दंड भेद होता है ना, वैसा आप उसमें से हार्ड पावर मतलब कि गन और तलवार हटा दो और इकोनॉमिक सैंक्शन, पैसा दिखाना मंगा दो, आपकी वैल्यूज पे या आपकी अच्छाई पे, आपकी गुडविल पे जो आप करवा सकते हो, उसे हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं. मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी मतलब क्या? मल्टीलेटरल मतलब कि इट कैन इन्वॉल्व, मतलब बायलेटरल तो दो देशों के बीच में होती है. मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी मतलब कि बहुत सारे देशों को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो एक साथ. ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ट्रैक वन डिप्लोमेसी इज जब डिप्लोमैट्स एक दूसरे से बात करते हैं तो वो ट्रैक वन डिप्लोमेसी कही जाती है. ट्रैक टू डिप्लोमेसी जब नॉन डिप्लोमैट एक्टर्स इधर उधर जाते हैं और अपना इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, अदरवाइज एक्टर्स, राइट, सिंगर्स, एनीवन हु इज नॉट अ डिप्लोमैट बट रिप्रेजेंट्स अ कंट्री, वो जब दूसरी कंट्रीज में जाके डिप्लोमेसी करते हैं उसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहा जाता है. डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, हमने देखा है कि डिप्लोमेसी मतलब कि बोलते हैं ना, दूत को नहीं मारना चाहिए जो मैसेज देने आया है.
ठीक है। तो अब मान लो कि दो कंट्रीज के बीच में हॉस्टिलिटीज है और एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के लिए मैसेंजर पहुंचाया, तो उसने मैसेंजर को ही मार दिया, तो बात कैसे होगी? तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इज कि जो एक बार डिप्लोमेट कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव हो गया उसको सेफगार्ड करना। अगर इंडिया में किसी भी देश का डिप्लोमेट है तो इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि उस डिप्लोमेट को सिक्योरिटी देना, तो उसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये सब दीज आर ऑल पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। अब हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर देख लेते हैं। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को समझने का लिए बहुत अच्छा तरीका है। मैं मान लो आई एग्जिस्ट, मुझे आपसे कुछ काम करवाना है, ठीक है। एक तरीका हो सकता है कि मैं आपकी कॉलर पकड़ लूं, करेगा कैसे नहीं। दूसरा होता है मैं आपको मार दूं, करोगे कैसे नहीं काम, पिटाई कर दूं। तीसरा हो सकता है मैं आपको पैसे दे दूं, खरीद लूं। अब ये सब तो एक तरीका होता है काम करने का, बट मान लो मेरे आपके साथ कुछ ऐसा वो बिठाया हो, एक कोर्डियल रिलेशनशिप, दोस्ती, कि इवन इफ आई एम नॉट फोर्सिंग यू, इवन इफ आई एम नॉट गिविंग यू मनी, यू आर स्टिल विलिंग टू डू समथिंग फॉर मी। दोस्त नहीं होते एक दूसरे के लिए कुछ भी कर देते हैं, राइट? तो हार्ड पावर इज जब आपको पैसा और बंदूक निकालनी पड़ जाए। सॉफ्ट पावर इज जब आप आपके इन्फ्लुएंस से, आपके संस्कार से, आपकी वैल्यूज से, आपके नाम से ही काम बन जाए। आपके जिस तरीके से आप लोगों से डील करते हो, आपका नाम इतना हो कि लोग आपकी मतलब बात मान जाए, उसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। तो दो होते हैं मिलिट्री। किसी भी देश के लिए हार्ड पावर दो तरीके के होते हैं। एक तो मिलिट्री, जो मैंने बताया, घूसा मार दिया या फिर पिटाई कर दी या बंदूक चला दी, राइट? तो मिलिट्री फोर्स एक तरीके से होता है कि अगर किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री की बात नहीं मानी तो मिलिट्री से अटैक कर देंगे। और इकोनॉमिक सैंक्शन मतलब क्या, कंट्रीज एक दूसरे पे बहुत डिपेंड करती है। अब जैसे क्यों जब चाइना इतना ह्यूमन राइट वायलेशन करती है और यूएस इतना झंडा फहराता है ह्यूमन राइट वायलेशन का, तो चाइना जब इतना गलत गलत करती है उसकी माइनॉरिटी के साथ में, तो यूएस क्यों नहीं बोलता? क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर, इकोनॉमिक सैंक्शंस बहुत खराब होते हैं। क्योंकि आज हमारी कंट्री जो है वो इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक पावर है, हम पैसा कमा पा रहे हैं अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दूसरे देशों के साथ डील करके, यही हमारा पावर है। तो कंट्रीज को डर लगता है कि अगर बड़ी बड़ी कंट्रीज उनको इकोनॉमिक सैंक्शन कर देंगे, कि उनसे डील करना बंद कर देंगे, तो उनकी इकोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी, और ये एक बहुत बड़ा मोटिव होता है। तो इसे हार्ड पावर में माना जाता है। और क्या होते हैं एस्पेक्ट्स हार्ड पावर के? इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी होते हैं। नॉट ओनली कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, बट ऑल्सो कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर करोगे तो। कोअर्सिव डिप्लोमेसी इन्वॉल्व्स थ्रेट, मतलब एक्चुअल हथियार नहीं उठाना पर हथियार उठाने का धमकी देना। ब्लॉकेड्स मतलब कि डायरेक्टली नहीं रोकना, बट कुछ और जो बोलते हैं ना कि टरकाना, कि तुम्हारी शिप नहीं जाने देंगे, तुम्हारी कंट्री से लोगों, जैसे अभी इंडिया ने जब कनाडा के पासपोर्ट बंद करे थे, दैट वाज अ ब्लॉकेड ऑफ काइंड, राइट? कंपेलेंस मतलब बिना हथियार के यूज करे या बिना डायरेक्टली बोले किसी देश को परसुएट करना कि वो करो जो आप चाहते हो, बाय जस्ट टेलिंग देम कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। धमकाना बेसिकली एक तरीके का, है ना, कि हम मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे, नहीं मानोगे तो। अब एक नया टर्म आया है सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के बाद, कॉल्ड स्मार्ट पावर। इट इज अ ब्लेंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पावर, ठीक है? मतलब कैरेट एंड स्टिक बोथ टुगेदर इज व्हाट इज कॉल्ड एज हार्ड स्मार्ट पावर। इट्स द आइडिया कि ज्यादा मिलिट्री पे भी डिपेंड नहीं होना, ज्यादा इकोनॉमी पे भी डिपेंड नहीं होना, और ज्यादा अपने सॉफ्ट पावर पे भी डिपेंड नहीं होना। दोनों का बराबर यूज करना, अच्छे रिश्ते रखना, पर समय आने पर डंडा भी मार देना, उसे सॉफ्ट पावर, उसे स्मार्ट पावर कहा जाता है। अब सॉफ्ट पावर, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है, इट्स द आइडिया दैट आप लोगों से काम करा लो, उनको इन्फ्लुएंस कर दो वो करने के लिए जो आप करना चाहते हो, बाय यूजिंग अट्रैक्शन, अपील एंड कल्चर एंड आइडियोलॉजी, ठीक है? द होल एग्जॉटिक इंडिया जो है वो कहाँ से आया है? वाई इज देयर इंटरनेशनल योगा डे? क्यों ब्रिटिश
नेशन इंडिया में ब्रिटिश काउंसिल चलाता है जो इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी देते हैं? क्यों फ्रेंच क्या बोलते हैं उन्हें, अटैशे, फ्रेंच अटैशे क्यों इतना काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके बच्चों को फ्रेंच सिखाने को लेकर? ऑल दीज इन्फ्लुएंसेस दैट कंट्रीज ट्राई टू डू आर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर। बेसिकली वो चाहते हैं कि आपकी इमेज ऐसी हो कि हमें कोर्स ना करना पड़े, हमें फोर्स ना करना पड़े, आप हमारे साथ जुड़ जाओ सिंपली बिकॉज कि हम इतने अच्छे इंसान हैं, या आप हमें इतना पसंद करते हो, या आप हमारी इतनी बढ़िया दोस्ती है और हम इतने रिलायबल हैं। ठीक है, उसी का पार्ट होता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। जैसे कि इफ यू गो टू अ लॉट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड अफ्रीका इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड, या फिर आप बोल सकते हो इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हॉलीवुड से, राइट। उसके अलावा आप बोल सकते जैसे आजकल ना बहुत ज़्यादा कोरियन जो ड्रामाज है वो बहुत चल रहे हैं, किमची डिप्लोमेसी आपने सुना होगा, या फिर क्या नाम है, बीटीएस ही नाम है ना, दैट कोरियन के पॉप ग्रुप का, वो भी काफ़ी फेमस हो गए। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ बेसिकली टू मेक द कल्चर लुक एक्साइटिंग कि अरे ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, वे उस तरीके का। उसके अलावा जैसे योगा है, वर्ल्ड वाइड योगा डे हम मनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्विजीन वगैरह जो चलती है ऑल ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट डिफरेंट। समहाउ ब्रिटिश ब्रेकफास्ट क्यों चलता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, बट व्हाटएवर, नॉट गोना गेट इनटू दैट। एजुकेशनल प्रोग्राम्स जैसा मैंने बताया कि फ्रेंच अताशे हैं, या इवन इटालियन, ऑल कंट्रीज, प्रीटी मच ऑल कंट्रीज रन कल्चरल प्रोग्राम्स इन इंडिया एंड अदर वे अराउंड। इंडिया भी कल्चरल प्रोग्राम रन करती है वेरियस कंट्रीज में, सो दैट लोगों को वहाँ के हमारे कल्चर के बारे में पता चले, ताकि हम फिर उस कल्चर का इन्फ्लुएंस यूज कर सकें इन आर बेनिफिट। पब्लिक डिप्लोमेसी, जब जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आपने सुना होगा कि आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस, बट स्टार वॉर्स का एक बहुत फेमस डायलॉग है, मे द फोर्स बी विथ यू। तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे यूएस, सो ही सेड बाय द एंड ऑफ हिज स्पीच, मे द फोर्स बी विथ यू। तो व्हाट वाज दैट? व्हाई वुड ही डू दैट? दैट वाज सच अ सिली थिंग टू डू, राइट? द आइडिया बिहाइंड दैट वाज ही क्रिएटेड अ कनेक्शन विद द पीपल ऑफ अमेरिका। ठीक है, उसे पब्लिक डिप्लोमेसी बोलते हैं, कि आज लोगों के मन में किसी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के क्या इमेज है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे न्यूजीलैंड का एक्स प्राइम मिनिस्टर जसिंदा अर्बन बहुत पसंद है। ठीक है, दैट्स द पब्लिक डिप्लोमेसी। आई एम नेवर बीन टू न्यूजीलैंड, आई एम अ इंडियन सिटीजन, आई डोंट इवन नो अबाउट न्यूजीलैंड, बट आई लव जसिंदा, राइट, बिकॉज शी डज समथिंग दैट यू नो मेक्स हर फेमस। वैसे ही हर देश के जो लीडर्स हैं वो इधर उधर जाके कोशिश करते हैं कि वो पब्लिक में एक इमेज बना सके, ताकि अगर कल को वो कंट्री हमसे लड़ने आती है तो लोगों को अच्छा ना लगे कि हम क्यों लड़ रहे हैं, तो इतने अच्छे हैं टाइप्स। ठीक है, फॉरेन एड और डेवलपमेंट, दूसरों की मदद करना। ठीक है, जब भी अगर नेपाल में भूकंप हो रहा है, श्रीलंका में सुनामी आ रही है, तो मदद करने से क्या होता है, आपका एक वो बनता है कि हमें पता है कि अगर हमारे साथ कभी भी कुछ बुरा हो रहा है तो देश हमारे साथ खड़ा रहेगा, इवन इफ देयर इज नो फॉर्मल अग्रीमेंट। ठीक है, उसके अलावा ग्लोबल ब्रांड्स जैसे स्वीडन का आइकिया या फ्रांस का लुई विटॉन, ये क्या है, ये ब्रांड्स जो होते हैं, इसलिए इंडिया भी अपनी ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है, सेंडिंग थिंग्स आउट ऑफ द कंट्री दैट शो रिमार्केबली हाउ गुड इंडिया इज। जैसे पुराने टाइम में जर्मन इंजीनियरिंग या फिर जापानीज कार्स, इनका बहुत नाम हुआ करता था, दैट इज ग्लोबल ब्रांड्स, राइट। उसके अलावा मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग, जैसे कि एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन अमेरिका। ठीक है, आई एम इंडियन सिटीजन, मुझे अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, पर क्योंकि अमेरिका में पॉलिटिकल फ्रीडम है, इसलिए वहाँ पे पॉलिटिकल सटायर शोज बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड दे आर रियली फन टू वॉच। सो इवन इफ आई डोंट वांट टू नो अबाउट अमेरिका, आई नो सो मच अबाउट इट सिंपली बिकॉज मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई लव्स वॉचिंग स्टीवन कोबे, या फिर व्हाट इज द नाम, सेथ मायर्स एंड सो ऑन। क्यों? मेरे को दैट मेक्स नो डिफरेंस इन माई लाइफ। अमेरिका में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बिकॉज ऑफ द शोज, जैसे मैथ्यू पेरी, रिसेंटली ही पास्ड अवे, he was not someone who I knew, right? But then
we have all grown up watching Friends. It became a global thing, especially in India. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा. तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, these are all soft power. Hollywood, Bollywood, media, all these things together, they create sort of a image of a company. उसके अलावा tourism and hosting international event. Why do you think कतार ने इतना बड़ा, क्या बोलते हैं, बीच में आया था ना कि कितने सारे इंडियन लेबर्स मर गए थे कतार में while creating infrastructure for Olympic. Why do you think Qatar so badly wanted? मतलब imagine वो country में वो they did not want to, मतलब it's a very conservative country और Olympic is very infamous for what happens outside the game. तो इतना controversy हुआ, इतना लोग ने hate किया कतार के ऊपर for all the killings and all the brutality and all the things that happened. But why do you think Qatar was so happy, so eager to even host Olympics? Because जब आप host करते हो events, जब तो it makes your country look like a good spot for tourism. ठीक है, आप चाहते हो, आप जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने जब G20 के में टूरिज्म की मीट करी थी तो वो श्रीनगर में जाके गई थी, बिकॉज वी वांट टू मेक कश्मीर द हॉट प्लेस फॉर टूरिज्म. तो हर चीज़ का, हर एक्शन का जो है एक इन्फ्लुएंस होता है. फिर जियोपॉलिटिक्स एक शब्द आप बहुत सुनोगे इन आवर कन्वर्सेशन अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. जियोपॉलिटिक्स इज जब किसी लैंड का इन्फ्लुएंस या किसी एरिया का या एक कंट्री की लोकेशन का इन्फ्लुएंस जब होता है ना, कि या तो उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है. फॉर एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल है जियोपॉलिटिक्स का मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, सेंट्रल एशिया. The only reason they are famous or rich or have any say in international politics is because they have oil. अगर उनके पास तेल नहीं होता, उनकी कोई नहीं सुन रहा होता. ये सब बहुत अदरवाइज कल्चरली इतने क्या बोलते हैं ना, ओवर्ट नहीं है, पर फिर भी उनकी सुनी जाती है बिकॉज दे हैव ऑयल. सो जियो पॉलिटिक्स इज सिंपली बिकॉज आपको भगवान की कृपा से कौन से नेचुरल रिसोर्सेज मिल गए हैं और उसके कारण आपकी क्या वैल्यू हो गई है. Why do you think China wants Taiwan or is creating all these क्या बोलते हैं man-made island जो चाइना बना रहा है साउथ चाइना सी में? Why? Why did it overtake Tibet? Tibet was the largest source of clean water. That's what. Okay, plus oil and gas. तो आपकी कंट्री में क्या रिसोर्सेज हैं और उसको आप कैसे लेवरेज करते हो, वो जियो पॉलिटिक्स होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिए कि जियोपॉलिटिक्स इंडिया को कैसे अफेक्ट करता है, हमारे लोकेशन और हमारे नेबर्स. व्हाई डू यू थिंक वी ट्राई सो मच टू बी फ्रेंड्स विद पाकिस्तान? इतनी ही उनके साथ दिक्कत है तो मत करो बात, बट यू कांट चेंज योर नेबर्स. जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोलता, यू कांट चेंज योर नेबर्स, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स, राइट. तो हमारे नेबर्स कौन है, हम कहाँ पे हैं, कितनी कैसी हमारी पोजिशन, हमारे पास कितना लैंड है. अगर चाइना कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी में जाने की, तो इंडिया भी अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. मतलब नॉट बाय द मीन्स चाइना इज डूइंग, बट ट्राइंग टू बी मोर असर्टिव इन इंडियन ओशन, राइट, बाय वर्किंग विद द अदर कंट्रीज हु एग्जिस्ट इन इंडियन ओशन. नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्वियसली इंडिया कोशिश कर रहा है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, कितना एरेबल लैंड है हमारे पास, एरेबल है ना. वी हैव द बिगेस्ट प्लेन्स इफ यू सी. उसके बाद ट्रेड एंड मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, सिक्योरिटी कंसर्न्स. बेसिकली आप अब इजिप्ट का इतना इन्फ्लुएंस इसलिए है क्योंकि सुएज कनाल, ठीक है, उसके आगे से जाती है, या फिर वो एरिया इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है. तो सिमिलरली हर जगह का अपना एक इम्पॉर्टेंस है डिपेंडिंग ऑन वहाँ से क्या ट्रेड जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल चाइना क्यों सिल्क रूट वापस बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना की जो आप देखोगे ना लैंड, वो काफ़ी खाली है. सारा चाइना का जो डेवलपमेंट वो इस एरिया में हुआ है. ये पूरा जो है ना खाली है. तो चाइना इज ट्राइंग टू मेक दैट सिल्क रोड सो दैट यहाँ उसकी जो कंट्री है उसका भी डेवलपमेंट हो सके. सो दैट्स ऑल्सो अनदर थिंग दैट यू कैन सी हाउ जियोपॉलिटिक्स वर्क्स, राइट. पैराडिप्लोमेसी इज बेसिकली जब हमने देखा कि स्टेट्स के बीच में जब बातचीत होती है, कनेक्शन होता है, तो उसको डिप्लोमेसी बोलते हैं. पैरा डिप्लोमेसी जब स्टेट के अंदर एक्टर्स दूसरे देशों से जब डील करते हैं. फॉर एग्जांपल जब ओडिशा इंडोनेशिया
ऐसे करके सिस्टर सिटीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हो। सिस्टर सिटीज़ या केरला, तमिलनाडु, गुजरात, इन सब ने कई सारे दूसरे देशों के साथ में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स ने इंटरेक्शन कर रखे हैं दूसरे कंट्री के स्टेट्स के साथ में, ताकि वो साथ में काम कर सकें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सिस्टर सिटी। सो दैट्स कॉल्ड पैरा डिप्लोमेसी, बिकॉज इसमें स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं है, स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉस एंजलिस, शंघाई, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में है, चाइना, यूएस एंड मुंबई। सो दे आर टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, बिकॉज दे आर ऑल 4 ऑफ देम आर कॉस्मोपॉलिटन। तो एक तरीके से इस टाइप की डिप्लोमेसी बोल सकते हो पैरा डिप्लोमेसी को, कि जिसमें स्टेट एक बैक स्ट्रीट ले रहा है और जो रीजनल आइडेंटिटीज है वो अपना आगे बढ़ने की कोशिश करिए। सो डायस्पोरा इज बेसिकली व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ शेयर्ड कल्चरल, नेशनल और एथनिक आइडेंटिटी हु लिव आउटसाइड देयर होम कंट्री। कुछ लोग जिनकी एक आइडेंटिटी है, चाहे वो कल्चरल हो सकती है, नेशनल हो सकती है जैसे इंडियंस, या फिर एथनिक आइडेंटिटी लाइक ऑल द मलयालीज लिविंग इन से यूरोप एक तरीके से, या कुछ कॉमन आइडेंटिटी हो जो उस एरिया के बाहर हो, मतलब कि जहां वो जनरली एग्जिस्ट करते हैं उससे कहीं और दूसरे देश में रहते हो, उसे डायस्पोरा कहा जाता है। अब व्हाई डू वी स्टडी डायस्पोरा? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड कनाडा राइट नाउ। इंडिया और कनाडा के बीच में इतना लफड़ा जो चल रहा है वो सिर्फ इसलिए बिकॉज कनाडा हैज अ ह्यूज सिख डायस्पोरा। उनका पॉलिटिक्स में जो सिख कम्युनिटी है उसका बहुत इन्फ्लुएंस है, इसलिए they want to have a sort of relationship with India, and because how India sees Canada is through the eyes of the people living in Canada, which is the Sikh population. तो एक तरीके से डायस्पोरा ना क्या होता है, आपके कंट्री को रिप्रेजेंट भी करता है और इन्फ्लुएंस भी करता है दूसरी कंट्री को, ठीक है। डायस्पोरा के की एस्पेक्ट्स क्या हैं? कल्चरल, सोशल कनेक्शन। इसीलिए आई फील लाइक कि नॉट एवरीवन शुड बी अलाउड टू गो आउट ऑफ द कंट्री, बिकॉज लोग जाते हैं और फिर दूसरी हरकतें करते हैं और पूरे देश का नाम खराब करते हैं। तो एक कल्चरल सोशल कनेक्शन क्रिएट करते हैं दूसरी कंट्री के साथ में, और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली लोग बाहर क्यों ही जाते हैं? कमाने के लिए ज़्यादातर, राइट। तो कमा के वापस भी तो भेजते हैं, टैक्स तो यहीं देना है, राइट। सो एक तरीके से दे ऑल्सो लाइक, वाई डू यू थिंक इतना कुछ होने के बाद भी कतर में फिर भी इंडिया के कई सारे साउथ, स्पेशली साउथ इंडिया से कई सारे लोग अभी भी दुबई या इन एरियाज में जाते हैं काम करने के लिए? मनी, फाइनेंशियल रीजन। उसके अलावा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, इन लोगों का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है उन देश में भी जहां ये रह रहे हैं, प्लस बैक होम एज वेल। क्राइसिस रिस्पॉन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन। अगर दो देशों के बीच में झगड़ा है तो जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो हेल्प कर सकती है टू चेंज द पर्सपेक्टिव। सॉफ्ट पावर एंड पब्लिक डिप्लोमेसी। पब्लिक डिप्लोमेसी जैसे हम बोल रहे हैं, अब अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं अमेरिका, द अमाउंट ऑफ इंडियंस दैट कम टू चीयर हिम अप shows that he is popular in the country, right? And it creates an image of the prime minister. तो पब्लिक डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर में भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है डायस्पोरा। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्या बोल सकते हैं एक्शंस जो कंट्रीज लेती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ठीक है। सबसे पहला है बैंड वैगनिंग। बैंड वैगनिंग इज बेसिकली कि जब भी कोई कंट्री बहुत कमज़ोर होती है तो वो क्या करती है, क्योंकि वो वीक है इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग पावर से अलाइन कर देती है खुद को, और जैसे वो करते हैं वैसे करने लगती है, जस्ट सो दैट वो सेफ रहे, ठीक है। बैंड वैगनिंग इज बेसिकली, जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बोलते हैं ना, इफ़ यू गो टू जेल फाइंड द बिगेस्ट पर्सन एंड जॉइन द टीम, राइट। दैट्स बैंड वैगनिंग। कि आपको पता है कि मैं एक बहुत कमज़ोर कंट्री हूँ, छोटी सी कंट्री हूँ, छोटी सी इकोनॉमी है, मेरी कोई नहीं सुनेगा, तो मैं अपने आप को किसी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ उसकी छत्र छाया में चले जाऊँ, उसके साथ अपने आप को अलाइन कर लूँ, जैसा वो चाहे वैसा करे, ताकि मैं सेफ रह सकूँ, राइट। एक तरीके से यू कैन से नेपाल वॉज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड बैंड वैगनिंग विथ इंडिया, ओके, दैट्स द प्रोसेस। सो इट्स अ कॉमन थिंग दैट कंट्रीज डू, स्पेशली वीक कंट्रीज। उसके अलावा बक पासिंग। देयर आर लॉट ऑफ रीजन्स वाई समथिंग हैपन्स, राइट। अगर जैसे इन्वायरमेंट ले लो,
इन्वायरमेंट खराब हो रहा है किसी एक देश की गलती नहीं है, सबकी गलती है, राइट? लेकिन जब बात चलती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता, दैट्स बक पासिंग, ठीक है? उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे हम सबको पता है कि यूरोप और अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ था, राइट? वो काफ़ी सालों से अर्थ को पॉल्यूट कर रहे हैं, पर जब अर्थ के पॉल्यूशन क्लाइमेट पीक तक पहुंच गया, अब जब उसको ठीक करने की बारी आई है, आओ सब मिलकर करें, एज इफ वी हैव बीन मेसिंग विद द क्लाइमेट एज लॉन्ग एज यू हैव बीन. सो दैट्स बक पासिंग कि अब जब सब कुछ खराब हो गए, हमारी थोड़ी ना गलती है, हम सब ने मिलकर खराब किया. दैट्स बक पासिंग, ठीक है? इट्स कंप्लीटली अपोजिट ऑफ बैंड वैगनिंग, राइट? इट्स लाइक सेइंग कि मेरी गलती नहीं है, किसी और की गलती है, मैं नहीं हाथ लगा रहा, या आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस. सो दैट्स बक पासिंग. इसके बारे में हम और बात करेंगे जब हम डिप्लोमेसी की बात करेंगे, बट द आइडिया इज आई जस्ट वांटेड यू टू अंडरस्टैंड दीज 4-5 टर्म्स, राइट? फ्री राइडिंग, बैंड वैगनिंग, बिकॉज दीज आर मेजर स्ट्रेटेजीज दैट मेनी कंट्रीज यूज. देखो, पावरफुल कंट्रीज 4-5 ही है ले दे के, बाकी सारी कंट्रीज ना ऐसे ही खुद के या तो कभी इस तरफ हो जाती है या किस तरफ हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज सूटेबल, ठीक है? जैसे इंडिया नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे थे, पर अब एंड दिस इज गोइंग टू बी लिटिल कंट्रोवर्शियल टू से, बट नेपालीज पॉलिटिक्स हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स अटैचमेंट टू इंडिया, कि वहाँ पे अगर लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो तो वो यूज़ करते हैं कि इधर वेदर या प्रो इंडिया और प्रो चाइना. तो एक तरीके से कैसे कंट्री डील करती है उसका फ़र्क पड़ता है कि वो कितनी वीक है, कितनी स्ट्रांग है, और वो कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के साथ में किस तरीके से रिलेशनशिप रख रही है. तो फ्री राइडिंग इज बेसिकली कि जब एक स्टेट जो है उसको कोई एडवांटेज होता है सिंपली बिकॉज बाकी लोग कर रहे हैं, लाइक कुछ ऐसा दूसरे लोग कर रहे हैं. जैसे अब इंडियन एक इसका एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट द राइट एग्जाम्पल, बट मान लो कि जैसे इंडिया की एक इमेज है, ठीक है, पर उस इमेज पर श्रीलंकन, पाकिस्तानी, नेपालीज, भूटानीज एंड बांग्लादेशी citizens also get like the same, because foreigners don't know these are different people, right? For them they are all South Asian. So that's free riding कि जब आप एक कंट्री काम कर रही है कुछ करने में और बाकी सारी कंट्रीज उसका बस फायदा उठा रही है, एडवांटेज ले रही है, बेनिफिट ले रही है, उसे फ्री राइडिंग कहा जाता है. सो कई सारी कंट्रीज ये भी करती हैं. उसके बाद समथिंग कॉल्ड, जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे नेटो है, यूरोप की जो कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर ये सिक्योरिटी अलायंस बनाया है नेटो, उसमें सारी कंट्रीज बराबर सिक्योरिटी पे स्पेंड नहीं करती है, सिर्फ कुछ ही 2-3 कंट्रीज है जो बहुत पावरफुल है, ठीक है, वही मिलकर संभालती है. बाकी सब तो सॉर्ट ऑफ जस्ट पार्टिसिपेट करें, उनको तो बस कोई मिल गया सिक्योरिटी करने के लिए. वो इतना पैसा नहीं देते नेटो में जितना बाकी कंट्रीज देती है. तो फॉर एग्जाम्पल अंडर काउंट इज यूएस कवर द सिक्योरिटी. उसके अलावा ट्रेजेडी ऑफ कॉमन जो है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन एक आर्टिकल है, प्लीज रीड अबाउट इट. इट्स वेरी गुड टू अंडरस्टैंड द करंट इफेक्ट, मतलब आज पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उसको समझना है तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स को जरूर समझे. इसका बेसिकली आइडिया ये है, सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको इसका. मान लो एक गवर्नमेंट का लैंड है और उसके आसपास 4 गांव हैं, ठीक है, ये लैंड है, उसके हर कोने पे एक गांव है. अब उसने यहाँ से एक बंदा, उसने देखा एक बंदा आया, उसने ना अपनी बकरियों को ये लैंड पे चढ़ने दिया 2 घंटे तक, और उसकी बकरियां हो गई अच्छी मोटी और उसको बहुत पैसा मिला, ये गांव अमीर हो गया, ठीक है. सेम उसने देखा कि अच्छा ये अमीर हो रहा है, इसने क्या करा, इसने अपनी बकरियों को 3 घंटे छोड़ना चालू कर दिया, ठीक है. तो इसकी और हो गई, उसको देख के इसने 4-5 घंटे छोड़ना चालू कर दिया, इसने पूरे दिन छोड़ना चालू कर दिया, ठीक है. अब हुआ क्या, चारों की लड़ाई में ये जो लैंड था वो पूरा ओवर ग्रेज हो गया, ठीक है. तो बेसिकली कहना है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन ये कहता है कि जब भी कोई चीज़ कई सारी कंट्रीज के बीच में होती है, जैसे कोई पानी का सोर्स हो गया या कोई होता है, तो वो एक दूसरे के झगड़े में उस सोर्स को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं और बस ये कोशिश करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा उसका यूज़ कर सके. और इस चक्कर में वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो चीज़ फाइनाइट नहीं है, ठीक है, कि वो हमेशा नहीं चलेगी, उसको डिग्रेड कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं सिर्फ ग्रीड के चक्कर में. उसे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कहा जाता है. नाउ वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी. वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी बहुत सिंपल है. आपने देखा है कुछ लोग होते हैं
जिनका डील करने का तरीका बस ऐसा होता है कि वो अपने आप को बहुत चौड़ा दिखाते हैं, ठीक है, कि मतलब है कुछ नहीं, बट दे वांट टू बी वेरी अग्रेसिव, ठीक है, कि दे वांट टू शो दैट दे आर वेरी पावरफुल, दैट कि अगर करने पे आई तो कुछ भी कर देंगे. दैट्स वॉट ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इज नोन एज वर्ल्ड वॉरियर. बेसिकली अपने आप को दिखाना कि मैं बहुत बड़ा शहनशाह हूँ और मैं कुछ भी कर दूंगा और मैं सन की हूँ, और बस ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी होती है. यू सीन दिस विद चाइना अलॉट. सलामी स्लाइसिंग बहुत सिंपल है. सलामी स्लाइसिंग इज व्हाट चाइना डज. बेसिकली चाइना जो भी करता है वो सलामी स्लाइसिंग है. इज बेसिकली अगर चाइना किसी कंट्री पर, जैसे रशिया ने कैसे यूक्रेन के ऊपर धावा बोल दिया, राइट, उसका अपोजिट डायरेक्ट अटैक मत करना, पर थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे बढ़ते जाना, कि पहले 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, मतलब जस्ट बीइंग अब्रेजन, ठीक है. आपने देखा होगा ये चाइना स्लोली पहले थोड़ा सा नॉर्थ का एरिया अपने अंडर मैप में दिखाया, फिर तवांग, अरुणाचल प्रदेश, धीरे धीरे अपने, पहले Tibet was also different. Then they started. So slowly you see China increasing its land. एक साथ नहीं करते. At the end of the day, they want all of these countries to have, but they're not doing it all together. Slowly, one by one step at a time, they are doing things that they know are wrong. But एक साथ नहीं कर रहे, ताकि पूरा ऐसा ना हो कि पूरा दुनिया मिलकर उनके पीछे लग जाए, ठीक है. So salami slicing is a strategy where a country slowly and subtly takes small steps, minor territorial claims to reach a bigger goal. ठीक है. ईच इंडिविजुअल स्टेप इन माइनर टू कॉज बिगर रिएक्शन, मतलब कि छोटे छोटे स्टेप लेती है ताकि बड़ा रिएक्शन ना आए इंटरनेशनल कम्युनिटी से, पर शुरू से गोल रहता है कि उसको चाहिए क्या. तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है चाइना का स्ट्रेटेजी जो है, जो वो साउथ चाइना सी में यूज कर रहे हैं. वो अपने आइलैंड्स बनाते जा रहे हैं सो दैट उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाए साउथ चाइना सी में, क्योंकि साउथ चाइना सी से सबसे ज्यादा ट्रेड जाता है. अनदर एग्जांपल वुड बी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? बेसिकली टू कंट्रोल इंडिया. चाइना इंडिया के आसपास के सारे पोर्ट्स पे अपना मतलब इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो इंडियन ट्रेड को कंट्रोल कर सके. फॉर एग्जाम्पल ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान, हम्बनटोटा इन श्रीलंका, मेनी पोर्ट्स इन बांग्लादेश, इन म्यांमार एंड मालदीव्स एंड सीशेल आइलैंड. इन सब जगह पे जो पोर्ट्स है, इस पर चाइना क्या कर रहा है? बेसिकली बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि वो उस पर ऑफकोर्स पैसा लगाएगा तो कंट्रोल भी कर पाएगा, राइट. सो द आइडिया इज की टू कर्ब द इन्फ्लुएंस दैट इंडिया हैज ऑन दीज एरियाज, उसके नेबर्स के ऊपर. उसी के अगेंस्ट में इंडिया हैज ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग समथिंग कॉल्ड नेकलेस ऑफ डायमंड. बेसिकली व्हाट इंडिया इज डूइंग, जैसे जैसे चाइना इज मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट, इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग इन्वेस्टमेंट. जैसे चांग नेवल बेस इन सिंगापुर, सबांग पोर्ट इन इंडोनेशिया, दक्कम पोर्ट इन ओमान, ठीक है, सीशेल आइलैंड्स में जमशन आइलैंड्स, चाबार पोर्ट इन ईरान. सो जस्ट लाइक हाउ चाइना इज ट्राइंग टू डू दैट here in some areas, वैसे now India is also doing the same thing, counter. Okay, so this is another strategy. Arms control. अब आप लोगों ने वो देखी होगी एक मूवी जिसमें when there are more than 2 or 3 parties, सब ऐसे एक दूसरे पे आर्म मतलब गन लगा देते हैं, राइट. सो ऐसी ही कुछ सिचुएशन हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की भी है, वेयर सब देशों की अपने अपनी दूसरे देशों से दोस्ती और एनिमोसिटी है. इंडिया चाइना के बीच में है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान चाइना के बीच में है, चाइना रशिया के बीच में है, पाकिस्तान रशिया के बीच में है, रशिया यूएस के बीच में है, यूएस इंडिया के बीच में है. सो ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड एंड ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, इज टू गेट पावर, है ना. सब चाहते हैं कि कैसे उनका नेशनल इंटरेस्ट बढ़े. आर्म्स कंट्रोल का आइडिया ये है कि देखो, जितना ज़्यादा लोगों के पास डिस्ट्रक्टिव मटेरियल होगा, जितना ज़्यादा हथियार होंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं उस हथियार के यूज़ होने के. फॉर एग्जांपल, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अमेरिका में इतनी स्कूल शूटिंग क्यों होती है. हर महीने हज़ारों स्कूल शूटिंग्स होती है, मतलब हज़ारों स्कूल शूटिंग्स हो चुकी है अब तक, हर महीने होती है वहाँ पे. और वहीं दूसरे देशों में लाइक इंडिया या फिर स्विट्ज़रलैंड या फिर फ्रांस, वहाँ पे नहीं हो रही. इट्स बिकॉज इन कंट्रीज में ना गन कंट्रोल है, वहाँ पे इतनी आसानी से किसी को गन नहीं मिलती है. बट वहीं अमेरिका में नॉर्मली किसी को भी गन मिल जाती है. तो आप देखोगे क्योंकि वहाँ गन इजीली अवेलेबल है,
तो इसलिए वहाँ पे इंसिडेंसेस भी ज़्यादा होते हैं गन वायलेंस के। तो वैसा ही कुछ आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट का कंट्रोल का आइडिया है कि क्योंकि हमने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 देखी, फिर कोल्ड वॉर देखी, फिर हम देख रहे हैं इस वक्त इसराइल, हमास, पैलेस्टीन, और इधर यूक्रेन, रशिया, ऑल दीज वॉर्स वी आर सीइंग। एंड द आइडिया ऑफ आर्म्स कंट्रोल इज कि जितना ज़्यादा लोगों के पास आर्म्स होंगे उतना ज़्यादा झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ कम टू दिस कंसेंसस कि हमें ज़रूरत है इन आर्म्स को कंट्रोल करने की। इसको लेकर इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी बातें चलती रहती है, हमेशा कोई ना कोई अग्रीमेंट्स, ट्रीटीज़ की बात चलती रहती है ताकि आर्म्स कंट्रोल किए जा सके, वेपन्स कंट्रोल किए जा सके। उसमें से सम ऑफ द मोस्ट फेमस वन जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे वो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर वेपन के लिए, केमिकल वेपन कन्वेंशन। उसके बावजूद भी अभी एलिजिडली इजराइल हैज़ यूज्ड सम केमिकल वेपन्स ऑन गाजा, ओपन स्काई ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंस ट्रीटी, मिसाइल कंट्रोल रेजीम। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रीटीज जो अभी चल रही हैं और आगे भी आने वाली। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट दिस इज बेसिकली हम यहाँ पे इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का, ठीक है। और क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसलिए ये यूपीएससी का भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, वन ऑफ द बेन ऑफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इज द न्यूक्लियर आर्मगन, कि हम सबके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं जो एक क्षण में पूरी धरती को खराब कर देंगे। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इज बेसिकली वही आर्म्स कंट्रोल बट न्यूक्लियर को लेकर, कि एक कैसे हम एक दूसरे से को ये मतलब धीरे धीरे डर एक दूसरे का खत्म कर सकें, सो दैट हम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अपने कंट्री में कम कर सकें, और जितने कम होंगे उतने। अब देखो न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उसका नुकसान ये है जो हमने देखा है चेरनोबिल में या फुकुशिमा में, कि जैसे हमने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को हर साल बताते हैं कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी यहाँ है, यहाँ मत बम फोड़ना, क्योंकि अदरवाइज गलती से भी गलती हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो होता है ना, वो इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा। बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर इज बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट को इक्विलिब्रियम जो होता है ना, उसको बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है। कि मतलब अगर किसी के पास भी बहुत ज़्यादा पावर हो तो वो कंट्री अपनी मनमानी करने लगेगी। तो बैलेंस ऑफ पावर इज बेसिकली जब कंट्रीज इस तरीके से अलाइन करती है कि किसी के भी पास बहुत ज़्यादा पावर ना हो सके, उसे बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल देर आर लॉट ऑफ कंट्रीज, इट्स लाइक अपोजिट ऑफ नाम इन अ वे, कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था हमारा कि हम किसी के साथ में नहीं। बैलेंस ऑफ पावर इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ इट। इट्स लाइक सेइंग कि कंट्रीज कोलिजन बनाती जाती है एक दूसरे के साथ में इन अ वे कि जैसे कि अगर मुझे लग रहा है कि ये कंट्री बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल होती जा रही है तो मैं थोड़ा थोड़ा दूसरी कंट्री की तरफ खिसकते जाऊँ, जस्ट बैलेंस टू क्रिएट दिस इक्विवेलेंट, जहाँ पे किसी भी एक कंट्री को ऐसा ना लगे कि उसके पास इतना पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है। कोल्ड वॉर वॉज बेसिकली जब यूएस जब जापान के ऊपर बॉम्ब गिराए और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, उसके बाद से लेकर 1990s तक, जब तक यूएसएसआर डिसॉल्व नहीं हुआ था, तब तक उस बीच में जितना भी पीरियड में जो भी हो रहा था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसे कोल्ड वॉर पीरियड कहा जाता है। मतलब डायरेक्ट वॉर नहीं थी, बस कंट्रीज के बीच में चल रहे थे झगड़े ऑन अ स्मॉलर स्केल। डिटरेंस इज बेसिकली एक ऐसा तरीका जब कंट्रीज जब कुछ ऐसा करती हैं जिससे कि वो दूसरी कंट्रीज को ये मैसेज दे सके कि हमसे पंगा मत लेना, उसे डिटरेंस कहा जाता है। फिर वो डिटरेंस हो सकता है इकोनॉमिक या फिर न्यूक्लियर, और कैन बी एन अलायंस। की फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू थिंक यूएस कैन नॉट डू एनीथिंग टू नॉर्थ कोरिया? इतना सा तो नेशन है, क्यों नहीं कर सकता? इट्स बिकॉज इट हैज़ चाइना विद इट एंड यूएस डजंट वांट टू हैव अ फाइट विद चाइना। सो डिटरेंस इज बेसिकली ऐसी इमेज क्रिएट करना या ऐसा कुछ करना जिससे कि ये शो किया जा सके कि मुझसे मत लड़ाई करना, नहीं तो बहुत पछताओगे, उसे डिटरेंस कहा जाता है। वीटो पावर, अब वीटो पावर का शब्द भी कई बार होगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, हम यूज करेंगे जब पढ़ेंगे। बेसिकली आपको पता है इंडिया हैज़ बीन वांटिंग टू बिकम अ यूएनएससी मेंबर, राइट, काउंसिल मेंबर, राइट। काफ़ी टाइम से अपनी दावेदारी दे रखी है उस सीट के लिए। वाई?
क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों इतना उतावला है हमारा देश यूएनएससी की काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने के लिए? बिकॉज इट गेट्स यू वीटो पावर। बेसिकली यूएनएससी डिसीजंस लेती है, मेन जो काउंसिल है बड़े बड़े डिसीजंस लेती है कई सारे, तो उस काउंसिल में जो लोग बैठते हैं, जो कंट्रीज बैठती है, 7 कंट्रीज 6 जो भी है, वो उनके पास एक पावर होता है कि अगर कोई बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है तो अगर उसमें से कोई भी एक कंट्री वीटो कर दे तो मतलब वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। मतलब कि एक बहुत बड़ा आपके पास वोट है येस और नो का, ठीक है, तो उसे वीटो पावर कहा जाता है। इट्स द पावर ऑन इंटरनेशनल रिलेशन रिफर्स टू द अथॉरिटी ग्रांटेड टू द सम स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफन विद इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूनाइटेड नेशंस टू ब्लॉक और प्रिवेंट द अडॉप्शन ऑफ स्पेसिफिक डिसीजन, है ना। यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ कंट्रीज को ये पावर दिया जाता है कि वो किसी भी बड़े डिसीजन को मना कर सकते हैं। वीटो पावर इज सिग्निफिकेंट टूल इन द इन्फ्लुएंस। कई सारी कंट्रीज ने वीटो पावर यूज किया है पास्ट में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे फ्यूचर अगले कुछ सेशंस में। बट वीटो पावर इज बेसिकली इट्स लाइक हैविंग कमांड जो कि हर कंट्री चाहती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी इज बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में, और कई सारे स्टेट्स जब मिलकर ये कोशिश करते हैं कि वो एक साथ काम कर सके, स्टेट्स टू वर्क टुगेदर इन अ कोऑपरेटिव सिस्टम टू रिस्पॉन्ड और डिटर टू एन एग्रेशन। कि मतलब जैसे अब कोई एक देश है, उसमें अगर कोई गलत सी गवर्नमेंट आ गई, जैसे लास्ट टाइम हुआ था हिटलर नाजिज्म, अगर इस तरीके का कोई स्पेसिफिक अग्रेशन अगर वर्ल्ड में दिखता है तो सारी कंट्रीज मिलकर कोऑपरेटिव एक दूसरे की सिक्योरिटी कर सके और उस एक अग्रेसिव चीज को हटा सके और इंटरनेशनल और पीस और सिक्योरिटी ला सके। इसे कलेक्टिव सिक्योरिटी बोलते हैं। दैट्स द एम ऑफ ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नेटो, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, नॉट यूरोपियन यूनियन, वो तो ट्रेड में काम करती है, सॉरी, नेटो हो गया, वॉर्सो, यूनाइटेड नेशंस, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, उनका काम ये रहता है कि वो जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी, म्यूचुअल डिफेंस कर सके, यूज का फोर्स तब करे जब जरूरी हो, अग्रेशन को डिस्करेज करे कि झगड़ा मत करो, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी रिलाइज ऑन मल्टीलेटरल अप्रोच। बेसिकली देखो, वो ये कहने की कलेक्टिव सिक्योरिटी में वो ये कहने की कोशिश करे कि हर देश अपनी मिलिट्री के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा करता है, ठीक है, ताकि वो सिक्योर हो सके। पर अगर देश, और यही पैसा लगाया जा सकता है हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, एंड द आइडिया हियर इज कि ताकि कंट्रीज को इतना पैसा ना लगाना पड़े अपनी सिक्योरिटी करने में, अगर कंट्रीज साथ में मिल जाएं और साथ में एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट करें तो कम पैसे में ज़्यादा सिक्योरिटी हो सकती है और एक इंटरनेशनल पीस मेंटेन किया जा सकता है, तो उसे कलेक्टिव सिक्योरिटी बोलते हैं। सो हमने जो ये टर्म्स पढ़े हैं ये सब एक पर्टिकुलर चैप्टर का हिस्सा नहीं है, ये बहुत सारे टर्म्स कई सारे पार्ट से हम लेके आए हैं यहाँ पे। बट आइडिया अगेन यही था कि आपको इन टर्म्स की बारे में समझाया जा सके इंडिपेंडेंटली, सो दैट कि जब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे IR तो यू विल हैव अ मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आई होप यू लर्न समथिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस please write in the comments. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.